प्रक्रिया के बारे में जाने और कथाएं कहानियां कैसे बनती हैं उन बारे में जाने। लेकिन अब एक नई योजना शुरू करी है जिसमें हम ऐसी परिचर्चा आयोजित करते हैं जिससे कहानियां बनती हैं। कहानी की रचना होती है भावनाओं से, यात्राओं से और समस्याओं से। तो उसी कड़ी में पहला इंटरव्यू डॉक्टर सुनीता जी ने लिया था, यात्रा संस्मरण के आधार पर लिया था, कायनात काजी जी का, और ये दूसरा है जिसमें हम इंटरनेट के माध्यम से बात करेंगे उस पीढ़ी की जो इंटरनेट में बहुत ज्यादा समय देती है। ये सही है कि इंटरनेट की वजह से हम जो है ग्लोबल ही न्यू लोकल हो गया है। ग्लोबल ही न्यू लोकल हो गया है, लेकिन फिर भी हमको ये देखना है कि ये बच्चे जो माउस पहले पकड़ लेते हैं और तितली बाद में पकड़ना सीखते हैं, तो उनकी हड्डियों का विकास नहीं हो पाता, मांसपेशियों का विकास नहीं होता पाता, लेकिन बल्कि और भी मानसिक विकास में भी बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं रहती हैं, जो सार्थक नहीं रहती है। हम में से अक्सर हम लोगों ने उन बच्चों को देखा है, या हम लोगों ने अक्सर वो उस वीडियो को देखा है जिसमें छोटा सा बच्चा होता है जो मतलब उसको मोबाइल, 6 महीने का बच्चा है, उसको मोबाइल पकड़ा दिया जाता है तो बहुत खुश होने लगता है, और जैसे ही ले लिया जाता है वैसे ही वो रोने लगता है। और हम सब लोग इस वीडियो को देख चुके हैं और बहुत खुश होते हैं इस वीडियो को देखकर। लेकिन एक ये बहुत ही बड़ी विडंबना है कि अमेरिका में देखा गया है, आंकड़े बताते हैं कि 23% बच्चे माँ के गर्भ से ही ऑनलाइन आने लगते हैं। कैसे? उनके माता पिता बच्चों का स्कैन जो है वो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। इसके बाद 2 साल के अंदर 75% बच्चे जो हैं वो इंटरनेट का यूज करने लगते हैं, और 12 साल के बच्चे जो हैं, 65% बच्चे 12 साल की उम्र तक आते आते उनका अपना स्मार्टफोन हो जाता है। तो ये एक बहुत ही अति दूसरी तरफ से हो रही है, लेकिन इस अति के साथ साथ एक और अति है जिसमें बाजारवाद और उपभोक्तावाद ने फ्री नेट सर्फिंग, फ्री नेट इंटरनेट सेवाएं और सस्ते इंटरनेट पैक के माध्यम से बच्चों को वेब सीरीज में फंसा दिया है, जिसमें कोई सेंसरशिप नहीं है। और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ये मानती है कि बोरियत एक बीमारी है और इसका इलाज किया जाना जरूरी है। लेकिन इसके लिए जैसे कि प्राण रक्षक दवाओं का भी जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। इसके साइड इफेक्ट से किसी को मतलब नहीं, सेंसरशिप नहीं है, साइड इफेक्ट से मतलब नहीं है, बस बच्चे उसको देख रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उन पे क्या असर हो रहा है इसका उनको फर्क नहीं, क्योंकि ये लाखों करोड़ों अरबों खरबों का व्यापार है। अब ऐसे में नई माँ के सामने बहुत सारी चुनौतियां आती हैं कि वो अपने बच्चों को इन सब से दूर कैसे रखे, वो अपने बच्चों को पारंपरिक और आधुनिक के बीच में कैसे समन्वय स्थापित करे। गर्ल्स लॉकर रूम, बॉयज लॉकर रूम की जो समस्याएं आई हैं उनमें वो कैसे अपने बच्चों को दूर रखे। तो इन सभी चुनौतियों पर बात करने के लिए आज हमने 2 सम्मानित अतिथियों को बुलाया है, डॉक्टर सुषमा गुप्ता जी और प्रियंका ओम जी। तो सबसे पहले डॉक्टर सुषमा गुप्ता जी का परिचय करा दें। डॉक्टर सुषमा गुप्ता जी दिल्ली की रहने वाली हैं, ये व्याख्याता भी रह चुकी हैं और इस समय मल्टीनेशनल कंपनी में प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। इनके कई कहानी वगैरह, लेख और सब कुछ इनके छपते रहते हैं, और इनका एक कविता संग्रह है उम्मीद का टुकड़ा, और इनको कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। प्रियंका ओम जी जमशेदपुर की हैं और ये भी कई पत्रिकाओं में छपती रहती हैं। इस समय तंजानिया में रह रही हैं और इनके 2 कहानी संग्रह हैं, दोनों मैंने पढ़े हुए हैं। एक तो है वो अजीब सी लड़की और दूसरा कहानी संग्रह है वो अजीब लड़की। मैम सॉरी, अजीब, वो अजीब लड़की। हाँ, वो अजीब लड़की। मुझे तुम्हारे जाने से नफरत है। तो अब हम इन दोनों के साथ इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो जब मैं वेब सीरीज के विषय में अध्ययन कर रही थी तो कई नाम मेरे सामने आए। उसमें से मैंने देखा कि सेक्रेड गेम्स, उनका मैं पढ़ करके बताती हूँ। टाइम्स क्राइम, लिटिल थिंग्स, लीला, जामताड़ा, टाइपराइटर, ये सब देखे जा सकते हैं, बच्चों द्वारा देखे जा सकते हैं। बेताल, घाउल, असुर और ये शी, पाताल लोक देखने लायक बिल्कुल भी नहीं है। अंग्रेजी वेब सीरीज सेक्स एजुकेशन, कैलिफोर्निकेशन, लिविंग विद योरसेल्फ, नेवर आई हैव एवर, ये सारे देखे जा सकते हैं। तो मेन बात ये है कि जब हमारे हाथ में रिमोट होता है तब तो हम उसे बंद कर देते हैं। यहाँ तो कोई रिमोट नहीं है, फ्री सर्विस है, बच्चे सब देखते रहते हैं। तो पहला प्रश्न मेरा प्रियंका ओम जी से है कि बच्चों को इससे दूर कैसे करें।
प्रियंका जी, प्रियंका जी, प्रियंका जी। हाँ, मैं सुन रही हूँ, अभी सुन रही हूँ, लेकिन बीच से काफी कुछ नहीं सुना मैंने। अच्छा, अच्छा। तो मेरा कहने का मतलब है कि रिमोट तो है नहीं, कि हम इंटरनेट के रिमोट हो, जैसे टीवी में तो हम लोग, जब हमारे बच्चे छोटे थे हम टीवी बंद कर देते थे। तो अब रिमोट तो है नहीं, तो इन चीज़ों से बच्चों के लगाम कैसे लगाएँ कि वो इतना इंटरनेट की ये जो वेब सीरीज़ शुरू हुई हैं, उनको ना देखें, क्योंकि ये लत पड़ती है। क्योंकि मनोरंजन इंडस्ट्री मानती है ना कि इनको तो बस देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। तो इसको लगाम कैसे लगाया जाए बच्चों पे? मुझे लगता है कि बच्चों पे जो लगाम होता है, बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वो सबसे ज्यादा, मैंने पहले भी कई राइटअप्स लिखे हैं बच्चों पे। मुझे लगता है कि बच्चों का जो पहला स्कूल है, हालांकि ये बहुत पारंपरिक बात है कि बच्चों का पहला स्कूल घर होता है, और पहले जो टीचर होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं, स्पेशली जो माँ होती है वो उसकी पहली शिक्षिका होती है। हालांकि यह बहुत पारंपरिक बात मैं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी कालखंड में ये बात जरूर सत्य ही साबित होगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि बच्चे सबसे पहले आपसे सीखते हैं, पेरेंट्स से। तो बच्चे इंटरनेट पे कितना इन्वॉल्व होंगे, इसका निर्णय बच्चे नहीं करेंगे बल्कि आप करेंगे। बच्चे ये देखते हैं कि मम्मा पापा क्या कर रहे हैं, वो इंटरनेट पे कितना इन्वॉल्व। जहां तक मेरा भी बहुत छोटा बेटा है, मैं हाउस वाइफ हूँ, 10 साल का भी नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि मैंने गिन के 4-5 वेब सीरीज भी देखा होगा। जब वो स्कूल जाता था, स्कूल लाइव स्कूल था, जब जाता था स्कूल, तो मैं कभी देख लेती थी सुबह सुबह में। हमारे घर में मूवी देखने का जो चलन है, कोई भी मूवी देखने का, वो हमने ये नियम नहीं बनाया है, वो सेल्डम बन गया है कि हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट विद वेब सीरीज, मूवीज, ये सब हम सिर्फ सैटरडे संडे यानी वीकेंड पे देखते हैं। तो बच्चे की भी साइकोलॉजी सेट हो गई है कि वेब सीरीज हो या इस तरह की कोई भी चीज हो, तो वो हम सिर्फ सैटरडे संडे को देखेंगे। हमारा सारा पैकेज जाया होता है। आप नेटफ्लिक्स का ले लें, कुछ भी ले लें, हमारा पैकेज जाया होता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा नहीं देखते हैं। उसके बनिस्बत मैं जब पढ़ने बैठती हूँ, अपनी किंडल जो कि मेरे सिरहाने के बगल में रखी होती है, तो मैं बेटे को खाली समय में बुलाती हूँ, मम्मा क्या कर रही हो? मैं बोलती हूँ मैं पढ़ रही हूँ, आ जाओ तुम भी बुक लेकर। तो वो मेरे पास बुक लेके आ जाता है। तो सबसे ज्यादा जो आजकल मैं फेसबुक भी लॉकडाउन के दौरान मैंने देखा कि सारे पेरेंट्स नेटफ्लिक्स 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 की चर्चा कर रहे थे। मैं तमाम चर्चाओं से बिल्कुल अनजान थी, सच पूछिए मैं नहीं देखती। तो मैंने कहा इतने वर्षों में मुझे लगता है कि मैंने एक आध सीरीज ही देखे होंगे। तो बच्चे सबसे ज्यादा आपसे सीखते हैं। आपको जो करते देखेंगे, खास करके एकल परिवार में, उनका ध्यान, सारा कंसंट्रेशन, सारा फोकस पेरेंट्स पे होता है। तो आप जो करोगे आपके बच्चे वही करेंगे। तो मेरे बेटे को भी ऐसी कोई लत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली तो अभी चल रहा है कोरोना के कारण, तो उसका स्कूल लॉकडाउन है, स्कूल बंद है, तो वो एजुकेशन तो ऑनलाइन ही चल रही है। ऑनलाइन एजुकेशन के कारण बहुत सारी उसको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है। अभी मुझे समझ में अब आने लगा है कि जो चीजें मुझे नहीं समझ में आती है वो अपने आप सीखता है, सब अपने आप करता जा रहा है। फाइल बनाता है, बहुत सारी चीजें करता है, वीडियो बनाता है, सब उसको करना पड़ता है, ही इज सपोज्ड टू डू। बट कल इसी बाबत मैंने स्कूल में कॉल भी किया था, मैंने कहा कि ये सब टू मच है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले पेरेंट्स को खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। बच्चे जितना आपको मोबाइल और टीवी के साथ इन्वॉल्व देखेंगे, बच्चे उतना ही आपकी तरह ही टीवी और मोबाइल इन्वॉल्व होंगे। अब हमारा ऐसा क्या है कि हम हस्बैंड शाम को आए, मैंने खाना बनाया, हस्बैंड ने बर्तन धो दिया, हमने फटाफट डिनर किया और हम बैठ गए लूडो खेलने। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम तीनों लूडो खेल रहे हैं। तो मैं आज भी बाहर रहकर कुछ चीजों का निर्वाह करती हूँ। चेस खेल रहे हैं, हस्बैंड बेटे के साथ चेस खेलते हैं, मैं लूडो खेलती हूँ। आज उसको ड्राइंग का प्रोजेक्ट है, तो मैंने कहा मैं साथ में मिलके बनाऊंगी। तो मैं एडिक्टेड नहीं हूँ, वो भी एडिक्टेड नहीं हूँ। हाँ, जब वो स्कूल जाता था तो कभी कभी मौके बेमौके मैं निकाल के देख लेती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता है जब लॉकडाउन हुआ है हमने कुछ भी देखा है। नाम मैंने सब सुने हैं, सेक्रेट गेम्स वगैरह वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, सब फेसबुक पे पढ़ा है। मैंने देखा शायद कुछ भी नहीं है। मैं फिल्में ना के बराबर देखती। चलिए, तो अच्छी बात है। इसी तरह का होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर बच्चों पे लगाम लगानी है तो पहले खुद पे लगाम लगाओ। तो Exactly. ये किसी चीज भी है। चीज के लिए
किसी भी चीज के लिए, जी, कोई भी चीज हो। जी, जी, मेरा ये मानना है, जी, मुझे जी। नहीं पता है कि मैं साइकोलॉजी की टीचर नहीं हूँ, लेकिन मुझे जितना, जहाँ मैंने अपनी बेटी पर स्टडी किया है, मुझे हाँ, लगता हाँ, है हाँ। कि बच्चे को जो आप करते हैं, बच्चे सबसे पहले आपको कॉपी करते हैं, फिर स्कूल में अपने हुँ, दोस्तों हुँ। को कॉपी करते हैं। तो मुझे लगता हुँ, है हुँ, कि हुँ। सबसे पहले, क्योंकि आजकल एकल परिवार में बच्चे अपने पेरेंट्स से, मम्मा से, पापा से इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं। उनके फर्स्ट हुँ, हुँ, हीरो हुँ। मम्मा उसकी हुँ, गर्लफ्रेंड हुँ। होती है। दिन में वो 10 बिल्कुल, दफा तो आके मुझे चूमता है, 10 दफा चूमता है, और पापा उसके हीरो होते हैं। तो जो पहली हीरोइन और बिल्कुल। पहले जो हीरो होते हैं बच्चों की लाइफ में, अगर उनका हुँ, हुँ। जीवन संतुलित रहा, अ, हाँ, बिल्कुल हाँ। ठीक-ठाक चल रहा है, तो बच्चे उनको कॉपी करते हैं। तो पेरेंट्स को बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल। कि पहले खुद को नियम के साथ ले चलें, बच्चे उनसे वही हुँ, सीखते हैं। हुँ। मेरा ये बिल्कुल। मानना है, आई डोंट नो मतलब जी, जी। कितना मैं अच्छा, सही हूँ। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं ये मुझे याद आ रहा है कि मेरी जो मदर थी, मतलब मदर हमेशा बचपन में ये कहा करती थी कि ये तुम लोग प्रश्न बहुत पूछते हो। ये तो हम लोगों की परंपरा बौद्धिक इंटेलिजेंट बच्चों द्वारा प्रश्न पूछने की परंपरा नचिकेता के ज़माने से है। लेकिन उनका हमेशा यही कहना होता था कि तुम लोगों के प्रश्न बहुत हैं, हम लोगों को तो डाँट दिया जाता था, हम लोग तो चुपचाप मान के बैठ जाते थे। तो मैं ये आकलन करती हूँ कि एक हमारी पीढ़ी थी जिसने प्रश्न पूछना शुरू किया, क्योंकि उनके प्रश्न बहुत थे। अब आज समस्या ये है कि बच्चों के पास उत्तर बहुत हैं। एक प्रश्न उनके दिमाग में आता है और वो एक क्लिक करते हैं, गूगल से उनको हज़ारों उत्तर मिल जाते हैं। अब ऐसे में उसमें सही उत्तर क्या है? और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप की जाए? सुषमा गुप्ता जी, आप बताइए। वंदना जी, बिल्कुल मैं प्रियंका की इन बात से सहमत हूँ कि पहला स्कूल तो घर ही होता है। तो पेरेंट्स जी, को जी। बच्चे फॉलो करते ही हैं। हम हुँ, घर हुँ, का हुँ। एनवायरनमेंट जितना अच्छा रखते हैं, बच्चों के पे उतना ही अच्छा असर पड़ता है। दूसरा जो बिल्कुल। मैं प्रियंका की बात में ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ ज़रूरी है। अभी आपने हुँ, जैसे हुँ। कहा कि पहले जो सवाल आते थे, उनका जवाब माँ-बाप देते थे या अध्यापक देते थे, पर आजकल ऐसा हुँ, नहीं हुँ। है। आजकल तो हुँ, हुँ। स्ट्रेट अवे यही डायलॉग आता है कि गूगल बाबा है ना, उन्हें किसी से हाँ, हाँ। पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप एक हाँ, बात हाँ। कहो, 10 आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आप जवाब ज़्यादा है। उनके पास हर बात का आर्गुमेंट है, हर बात का, हर चीज़ उनके पास एक फिंगर क्लिक पे अवेलेबल है। अब हमने अभी मैं इंटरनेट के बात को थोड़ा-सा साइड रखती हूँ। अभी मैं आपने हुँ, मुझसे हुँ। कहा कि ये कैसे करना है? मुझे हुँ, हुँ। ये लगता है कि मुझे बहुत स्टार्टिंग से, जैसे मुझे अपने बारे में समझ आ गया था कि ये बहुत स्टार्टिंग से मुझे ये चीज़ देखनी है कि मैं इनकी हुँ, एक्सेस नहीं रोक सकती। हुँ, एक्सेस मैंने सिर्फ एक ही अपने घर में रूल बनाया हुआ है, नो पासवर्ड। ना मेरे हुँ, फ़ोन हुँ, पे हुँ। पासवर्ड है, ना मेरे लैपटॉप पे पासवर्ड है। और वही प्रियंका की बात को मैं बिल्कुल फ़ेवर करती हूँ, क्योंकि मैंने नहीं रखा हुआ। अगर मैं या अतुल, मेरे हस्बैंड अगर रखेंगे, तो हमको बच्चों को भी अलाउ करना पड़ेगा। हम में से हुँ, किसी हुँ, के हुँ। फ़ोन पे कोई पासवर्ड नहीं है। तो एक्सेस बिल्कुल। उनके पास तैयारी होगी, मैं उसे नहीं रोक सकती हूँ। हुँ, हुँ, अब हुँ। क्या करना है हमको? मुझे उनको ये सिखाना है, ये समझ डेवलप करनी है कि एक्सेस तुम्हारे पास हुँ, हुँ। सब है, पर उससे तुम्हें क्या देखना है और क्या छोड़ना है, क्या जानना हुँ, है हुँ। और किसको अवॉइड करना है। प्रियंका की बात, वो बिल्कुल। नेटफ्लिक्स और ये सब बिल्कुल नहीं देखती। वही चीज़ है, हमारे घर में ये सब बिल्कुल नहीं चलता। बच्चों की हुँ, उसकी हुँ। तरफ अट्रैक्शन है नहीं, पर ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। पीयर ग्रुप में बिल्कुल। यही सारी बातें होती हैं। मैं एक छोटी-सी हाँ, बात हाँ। आपको बताती हूँ। मेरा बेटा 10th में था, मैं अपने हुँ, कॉलेज हुँ। लेक्चर लेने गई, एक कुलीग के टेबल पे मैंने 50 शेड्स ऑफ ग्रे देखी, मैंने उठा ली। हुँ, हुँ। मुझे तब तक उसका कंटेंट का नॉलेज नहीं था। मैं हुँ, घर हुँ, हुँ। आती हूँ, टेबल पे बुक देख के मेरा 15 साल का बेटा कहता है, रियली, डू यू रियली वांट टू रीड सच फिल्दी स्टफ? एंड आई वाज हुँ, लाइक, हुँ, है, हुँ। मुझे नहीं पता इसमें क्या है, पर मेरे 15 साल के बेटे को क्लियर पता है इसमें क्या है। और हुँ, उसके हुँ, हुँ। बाद मैं उसके जब 50 पन्ने पलट लेती हूँ, तब मुझे समझ में आता है कि व्हाई ही सेड सो। उस दिन पहली हुँ, हुँ। घंटी बज गई कि अब इसको सब कुछ पता है। तो अब इससे हुँ, खुल के हुँ। बात करने की हर चीज़ पे बहुत ज़रूरत है। तो मैंने उससे उसी दिन बात की थी इस लेवल पे कि ये नॉलेज कहाँ से आई इतनी सारी? वो कहता है कि हुँ, अब हुँ। मैं 10th में हूँ, 7th से ये बातें क्लास में होनी शुरू हो जाती हैं, ऑलमोस्ट 6-7 से। उनके पास हुँ, हुँ, हुँ। सारी इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ उनको पता है। हमारे हुँ, हुँ। हाथ में सिर्फ इतना है कि हम सही और गलत की समझ डेवलप करें, और वो डेवलप हाँ, कैसे वही होगी? वही हाँ। कांस्टेंट बात करने से, कांस्टेंट बात हाँ, करने हाँ। से, अपने एक्सपीरियंसेस बिल्कुल। बात करने से, जो लोग हमारे कांटेक्ट में आते हैं उनके एक्सपीरियंसेस बात करने से। अच्छा, और हुँ, बात भी हुँ। ऐसे कर रही है कि उनको ऐसा ना लगे कि प्रीच किया जा रहा है, कि मैं उन्हें कोई हुँ, मॉरल हुँ। एथिक्स सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर उनको हाँ, जरा हाँ, भी हाँ। ऐसा लगेगा, तो बात वहीं बिगड़ जाएगी कि ये तो भाषण देने बैठ गई है।
तो हम लोग अपने बिल्कुल, फ्लॉज भी बताते हैं कि यार 15 साल की उम्र, मैंने ऐसे कर दिया था, पता है तेरे को, 16 में ऐसे कर दिया था, पापा ने ऐसे किया था और मेरे से ये हुआ। आई कीप ऑन टेलिंग, मैं अपने फ्लॉज बताती हूँ, उसके मामा वगैरह जो करते थे वो बताती हूँ, और बहुत सारी चीजें मैं उसको कम्युनिकेट, पर ऐसे नहीं कि उसको ये लगे कि मैं उसको सही गलत समझा रही हूँ। बस किससे की तरह मैं उसको एक एक चीज सुनाती रहती हूँ और विदाउट एनी रिजल्ट मैं वहां से हट जाती हूँ। तो मैंने ये चीज देखी कि धीरे धीरे उसको खुद ही ये समझ आ गई है कि किस स्टफ को देखना है, किसको नहीं देखना है। अब वो इस कदर वो हो गया है कि वो अपनी 14 साल की सिस्टर को मोटिवेट करता है कि ये कंटेंट देखो और ये कंटेंट मत देखो। मैंने उसको नहीं बताया, मैंने उसको सिर्फ सही गलत और वो भी इनडायरेक्टली बताने की कोशिश की। वो अपनी बहन को, अब क्योंकि वो पूरे वेब वर्ल्ड से ओपन अप है, मैं जैसे प्रियंका नहीं जानती, ऐसे मैं बिल्कुल नहीं जानती कौन सी नेट सीरीज आती है कौन सी, बट ही इज अवेयर, वो सब कुछ जानता है। तो वो उसको कभी कभी डायरेक्ट करता रहता है कि डू दिस, ऐसे कर ले, ये देख ले और ये नहीं देख ले। अब इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं रोक सकते किसी भी तरीके से। वो इंफॉर्मेशन क्या देखेगा क्या नहीं देखेगा, ये भी एक पॉइंट के बाद, प्रियंका का बेटा 10 साल का से छोटा है, मेरी बेटी 14 साल की है, बेटा 19 साल का है। जहां बेटा खड़ा है मैं उसका हाथ रोक ही नहीं सकती किसी भी चीज। और आज से नहीं, आज के 16, जब वो 16 साल का हो गया था, जब वो 12वीं में आने वाला था, तो मुझे ये बात समझ आ गई थी कि अब मैं कुछ भी नहीं रोक सकती हूँ, मुझे सिर्फ इसकी समझ की थोड़ा बहुत संभालना है, वही हमारे हाथ में। इंफॉर्मेशन आप नहीं रोक सकते हो, आप सिर्फ ये रोक सकते हो जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आप पासवर्ड कुछ भी नहीं लगा सकते हो किसी भी चीज के लिए, ताकि हम कभी कभी, उनको पता है मम्मी या पापा कभी भी लैपटॉप या फोन उठा लेंगे, मतलब बच्चों बच्चे से बहुत स्मार्ट है, संवाद बहुत जरूरी है ताकि वो पूछ सकें और वो खुल के अपनी बात कह सकें। खुल के। बच्चों से और संवाद ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये इतनी थिन लाइन हो चुकी है, मैं आपको बताऊं कि शालीनता और आजादी के बीच की लाइन इतनी थिन हो चुकी है, जो बात हमें 20 साल की उम्र में पता होती थी आज 11 साल का बच्चा जानता है। तो एज अ पेरेंट, आज की जनरेशन के पेरेंट्स के लिए अपने 12 साल के बच्चे से सेक्स से बात करना टफ तो है, पर उसे करनी पड़ेगी। बिल्कुल मेरी 14 साल की बेटी कहती है कि उसकी कुछ फ्रेंड्स ऐसी हैं जो ऑलरेडी 14 साल की उम्र में शायद 4 या 5 बॉयफ्रेंड्स तो ऑलरेडी चेंज कर चुकी हैं। मतलब आप माहौल का चेंज देखिए। तो अब मैं उसको इस बात पे बात करने से अवॉइड नहीं कर सकती, मैं उसके ये सारे किस्से सुनती हूँ, ये सारी बातें सुनती हूँ, अच्छा इंस्टा में ये होता है, अच्छा स्नैपचैट में ये करते हो, मैं उसमें इंटरेस्ट लेती हूँ। और मेरे माइंड की जो क्लॉक है, जो मेरे माइंड का वो है ना, वो स्टोर करता रहता है सारी बातों को। मैं 50 बात इग्नोर करती हूँ, सिर्फ एक बात पे बोलती हूँ तो वो उस बात को सुनती है। मैं ये कोशिश, अरे इतना स्नैपचैट में मत बैठो, इतना इंस्टा पे मत बैठो, ये मैं अभी कहने लग जाऊंगी ना, तो बस सिर्फ इतना होगा कि मुझे शायद पता चलना कम हो जाएगा। तो जिन चीजों को वो लेके बहुत एक्साइटेड है, मुझे पता है वो एक बार ऐसे उठेगा उसका उनकी तरफ क्रेज, फिर उसको धीरे धीरे वो साथ साथ मेरी बात भी सुन रही है कि नो इसमें ना वैसे कुछ है नहीं, मेरी ये अच्छी चीज है, अगर इसमें टाइम देगी तो अपने आप शिफ्टिंग करो धीरे धीरे, उनको बस कहते रहो, समझाने की तरह नहीं, बताते रहो बस, वो शिफ्ट हो जाता है। वो रिफाइनमेंट में खुद ही करनी है। बिल्कुल। अच्छा प्रियंका ओम जी, मैंने आपकी कहानी संग्रह पढ़ा हुआ है, तो उसमें एक कहानी है लास्ट कॉफी, तो उसमें चाइल्ड अब्यूज की बात करी है और आपने खासतौर से मेल चाइल्ड अब्यूज की बात करी है। तो दरअसल देखा गया है कि हम लोग इंडिया में यहाँ पर तो ज्यादातर अगर हम जो है ये डरते भी हैं तो लड़कियों के लिए डरते हैं। अब पेरेंट्स दोनों जॉब करने जा रहे हैं, बच्चा घर में अकेला है, उसके आया के साथ है या किसी नौकर के साथ है। अब लड़के को जनरली ये सब बताया नहीं जाता है, तो ये किस तरह से उनको कन्वे किया जाए कि तुम्हें भी ये चीज समझनी है। हम लड़कों को ले लेते हैं कि उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मेल चाइल्ड अब्यूज एग्जिस्ट करता है और बहुत से बच्चे इसके शिकार होते हैं और वो नहीं बता पाते हैं। लड़कियों से ज्यादा खराब स्थिति उनकी है जब वो नहीं बता पाते हैं। तो इस विषय में आप बताइए कि जैसे आपकी कहानी का नायक को कितने साल लग गए इस चीज को बताने में, शेयर करने में, तो ये कैसे एक बच्चा अपनी माँ को ये सब बात बताए, इसके लिए माँ बच्चे को कैसे तैयार करे? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो शुक्रिया कहूंगी, आपने मेरी कहानी संग्रह पढ़ी है और वहां से मुद्दा उठाया है। और ये बात आपने बिल्कुल ही ठीक कहा कि इंडिया में सेक्स मतलब आदमी, वो जेंडर जो है वो मेल है, सेक्स जो है मैस्कुलिन जेंडर है, एंड सेक्सी जो है वो फेमिनाइन है। अगर कोई सेक्सी है तो लड़की है, सेक्स में जो है वो मेल है क्योंकि वो डोमिनेट करता है, ही शुड बी ऑन टॉप। तो जो लड़के हैं वो एब्यूज नहीं हो सकते हैं,
मैंने एक बहुत ही वाहियात किस्म का एक जुमला भी सुना है कि चाकू तरबूजे पे गिरे या चाकू पे तरबूजा, समथिंग लाइक दैट। हाँ 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 कटना तो तरबूजे को ही है, हाँ मतलब जो तरबूजा है वो लड़की है एंड जो हाँ चाकू है वो लड़का है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने सुना है, ये मैंने सुना है। एंड मैंने बहुत सारे राइटअप लिखे हैं। मुझे याद है एक बार जब मी टू कैंपेन चल रहा था, उस समय मैंने पुरुषों के मी टू पर लिखा था। हम्म। तो लिख तो दिया था मैंने, मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त से बात चल रही थी, तो मी टू संदर्भ में उसने बताया कि देखो लड़कियां कितना बोल रही है, हम तो बोल भी नहीं सकते हैं कि जब मैं 12 साल का था फलाना ढिमकाना, उसने छुपे छुपे शब्दों में बताया। तो मैंने कहा चलो मैं मेन टू पे लिखती हूँ, और मैंने लिखा, और वो राइटअप पढ़ने के बाद मुझे लगता है सैकड़ों इनबॉक्स आए होंगे कि मैम आपने बहुत अच्छा लिखा है, सैकड़ों। मैं तो अब भूल भी गई, पुरानी बात है। इंडिया टुडे के आई चौक पे वो राइटअप आया था, मैम आपने बहुत अच्छा लिखा है, मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था। लेकिन ये एक साइकोलॉजी है कि जो सेक्सुअल एब्यूज है स्पेशली फॉर बॉयज, तो जो वो छोटे होते हैं, जो बॉय जो छोटे होते हैं इनिशियली, तो उनको किसी को कुछ समझ में नहीं आता व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट इज हैपनिंग, उनको समझ में नहीं आता। जब वो बड़े होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, दे स्टार्ट टू एंजॉय, आई होप यू अंडरस्टैंड, कि उनको मजा आने लगता है। देन दे स्टार्ट टू हाइड, वो छुपाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें हमको अपने बच्चे को बचपन से अवेयर करना होगा। मुझे याद है मेरा बेटा हार्डली 2 साल का था, उस वक्त हम पुणे में थे, बिल्कुल मेरे घर के पास वाले स्कूल में मैंने उसको डाला था। एंड वो स्कूल से आया तो ही सेड कि जब पूप आई उसको, तो उसने बोला कि मम्मा मेरे बम में पेन हो रहा है। ठीक है, उसकी जो भाषा थी उसी हिसाब से उसने बोला आई एम गेटिंग पेन, बम में पेन हो रहा है। नेक्स्ट डे मैं स्कूल पहुंच गई, नेक्स्ट डे ही मैं स्कूल पहुंच गई, क्योंकि मैंने अपने बेटे को स्कूल भेजने से पहले पूरी तरह प्रिपेयर कराया था कि वो टॉयलेट, सुसु जो भी है, सुसु पॉटी सब वो खुद से जाएगा, अपनी पैंट निकर जो भी है चेंज। अच्छा, मैं अपने बेटे को बचपन से पैंटी पहनाती हूँ, बचपन से। नॉर्मली इंडिया में 6-7 साल के बच्चे को तो मैंने अंडरवेयर पहनते हुए देखा ही नहीं है, मैंने अपनी फैमिली में भी देखा है। लड़कों को, बच्चों को पैंटी हम शुरू से पहनाते, बट हम लड़कों को पैंटी नहीं पहनाते। लेकिन मैं अपने बेटे को पैंटी बचपन से पहनाती हूँ, पैंट के अंदर एक पैंटी। तो मैंने उसको ट्रेन किया था कि तुम पैंट खोलोगे, पैंटी खोलोगे, फिर तुम सुसु करोगे, और लड़कियों की तरह बैठकर करना उसको मैंने ट्रेन कराया है। ये नहीं कि जैसे मैस्कुलिन है कि खड़े हो गए और कहीं पे भी, तो मैंने उसको ट्रेन किया। तो फिर मैं स्कूल पहुंची कि मेरे बच्चे को तो मैंने ट्रेन किया हुआ है, कौन इसके साथ जा रहा है। खैर वैसी कोई बात नहीं थी लकीली, तो मैं उसको तो बड़े ही एक मैं आपको बीच में रोकते हुए कहूंगी कि जैसे जो हाँ, बच्चे अकेले घर में रहते हैं, माता पिता दोनों चले जाते हैं, तो उन हाँ, माता पिता को क्या चीजें इस्तेमाल करनी, क्या डिवाइसेस इस्तेमाल करनी चाहिए जिसकी वजह से वो मतलब देख सकें कि उनका बच्चा कहीं चाइल्ड अब्यूज का शिकार कर रहा है, छोटा बच्चा। देखिए ये तो बड़ी विडंबना है आज के समय की, कि मम्मी पापा दोनों जी काम जी। पे जाते हैं। हाँ हमारे हाँ समय में मम्मी घर में ही रहती थी, जॉइंट फैमिली में रहते थे, चाची हाँ है, हाँ दादी है, सब है। आज की विडंबना ये है कि हम एकल परिवार में रह रहे हैं, बच्चे कम होते हैं, पापा भी काम पे जा रहे हैं, मम्मी भी काम पे जा रही है। ऐसे में आप 1000 कोशिश कर लीजिए, मैं नेगेटिव नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं, और मैं ही लड़कियों के काम करने के खिलाफ भी नहीं, ठीक है वो काम करे, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से मैंने घर में रहना पसंद किया है। कहीं ना कहीं इसमें मेरे बेटे की सुरक्षा जो है कहीं ना कहीं आ रही थी कि नहीं, मैंने काम कर लिया बहुत, अब मैं घर परिवार और बेटा देखूंगी, बच्चे को देखूंगी। हमने डिसाइड किया कि तुम काम कर लो, मैं घर संभाल लेती हूँ। ये हमने आपस में तय किया कि तुम बाहर का देख लो, मैं घर का देख लेती हूँ। जितना कमाएंगे उसमें खुशी खुशी रह लेंगे। तो मुझे ये समझ में आया। लेकिन अगर मैं काम पे जाती तो मुझे नहीं पता है कि क्या करना चाहिए। आप सीसीटीवी कैमरा लगा लीजिए, सारा दिन रहिए, उन पे देखते रहिए, इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ नहीं आप कर अपने सकते। बच्चे को कहाँ कहाँ तक रोकेंगे। हाँ, आप उसको ज्ञान दे सकते हैं। जैसे मैंने अपने बेटे को तमाम चीजें समझा रखी है कि क्योंकि यहाँ पे फॉरेन कल्चर है, और मुझे लगता है कि इंडिया भी अब इतना ही ओपन हो चुका है। बुली करते हैं लड़कियां, बड़ी लड़कियां बुली करती है। तो मैंने क्या किया कि हालांकि मैं क्राइम पेट्रोल आता है, मैं बड़ी फैन हूँ, मैं साफ साफ कह रही हूँ, मैं क्राइम पेट्रोल की बड़ी फैन हूँ। मुझे सचेत होने में उससे बहुत सहूलियत मिलती है देखते हुए कि क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या मेजर्स हम अपने लाइफ में ले सकते हैं।
तो मैं कभी कभी अपने बेटे को भी बिठा के दिखाती हूँ, अगर कोई चाइल्ड एब्यूज वाला आता है तो मैं बेटे को बिठा के दिखाती थी। जब वो 4 साल का था, 5 साल का था, तो ये आपस में स्कूल में बात करते थे। ग्रेड 1 में, यहाँ पे क्लास को ग्रेड बोलते हैं, ग्रेड 1 में ये बात करते थे कि फला ने फला को किस किया। तो किस की बात यहाँ पे ग्रेड 1 से होने लगती है, ग्रेड 1 से। स्मूच, ये सब इनके लिए बहुत कॉमन है। एफ वर्ड तो बहुत ही कॉमन है, मिडिल फिंगर तो लाइक अचार पापड़। हाँ, हालांकि इनको स्टूपिड से बहुत प्रॉब्लम है। स्टूपिड एक डिमोरलाइजिंग वर्ड है, इनको बहुत बुरा लगता है, वहीं पे एफ वर्ड के लिए बहुत कंफर्टेबल है। एनीवेज, तो मैंने फिर बच्चे को, उसको बेटे को दिखाती हूँ और उसको समझाया। लकीली एक दिन एक स्पोर्ट्स टीचर वाला आ रहा था प्रोग्राम, उसमें एक स्पोर्ट्स जो टीचर है वो एक बच्चे को एब्यूज करता है, वो क्राइम पेट्रोल में आ रहा था। मैंने बेटे को जबरन बिठा के दिखाया और मैंने उसको बोला, किसी तुम्हारे एज की कोई लड़की या तुम्हारे लड़का या तुमसे बड़ा, तुमसे छोटा, कोई भी तुमको कहीं पे सीक्रेट प्लेस में ले जाने की कोशिश करे तो डोंट गो विद देम। वो तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स को जो छूने की कोशिश करे, बॉडी को कहीं पे छुए, कहीं पे भी उसके देखिए, मैं मेरे घर में बहुत ही फ्री हूँ, मैं अपने बेटे से बहुत ही फ्री हूँ। मैं उसको बोलती हूँ कि दिस इज योर निपल। मैं, मेरे घर का माहौल आप कह सकती हैं कि थोड़ा सा अर्बन है। मैं अपने बेटे से बहुत ही ओपनली बात करती हूँ, मैं ही नहीं, मेरे हस्बैंड, हम लोग तीनों। तो मैं उसको बड़े ही खुले शब्द में बोलती हूँ कि समवन इज टचिंग योर निपल्स, योर पेनिस, योर, उसको घरेलू भाषा में हम कुछ और वर्ड भी बोलते हैं कि छूता है तो लेट मी नो एंड उसको विरोध करो, बोलो कि डोंट टच, एंड स्कूल में कंप्लेन करो। अगर स्कूल से नहीं होता है तो कम टू मी, फिर मैं आऊंगी। घर में जैसे कभी कहीं पे भी गए, हम इंडिया में ट्रैवल करते हैं तो कहीं पे रिलेटिव्स हैं, कोई तुम्हारे बॉडी को उस तरह से जो तुम्हें एप्रोप्रिएट नहीं रहा है, इट इज नॉट प्लीजिंग टू यू एक्चुअली, अगर तुमको अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम मना करो। एंड सिर्फ मना ही नहीं करो, मुझे आके बताओ, मुझे भी बताओ एंड डैडी को भी बताओ। हमने ये उसको बताया है एंड हम ये देखते हैं, कोशिश रखते हैं कि किसी की गोद में जाके नहीं बैठे, किसी अनजान व्यक्ति के साथ वो बहुत अटैच तो नहीं हो रहा है। तो मैंने बहुत सारे अनजान लोगों से, मैंने बच्चों की कहानी लिखी, आपको भेजी होगी, पढ़िएगा। उसमें अनजान लोगों से मैंने उसको डरा के भी रखा है कि जो अंकल्स होते हैं, यू शुड नॉट बी फैमिलियर विद एवरी अंकल एंड एवरी आंटी, नहीं होना चाहिए। और हमने इस सबके उसको एक तरफ तो डराया है और अपने घर का माहौल बिल्कुल ही फ्रेंडली रखा है, इतना फ्रेंडली कि वो हमसे कुछ भी कह सकता है। तो 10 साल का बच्चा है, मैं अभी से उसकी गर्लफ्रेंड डिस्कस करती हूँ कि तेरी जब गर्लफ्रेंड होगी, तेरी जो वाइफ होगी, हमारे मेरे और मेरे हस्बैंड की डेटिंग की बातें जानता है। तो हमने इससे, वो मुझसे बहुत ही खुला हुआ है, तो कुछ भी शेयर कर सकने की आजादी मैंने उसको दी है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी छुपाएगा नहीं, कुछ भी नहीं छुपाएगा मुझसे। मैंने मेक श्योर किया हुआ है कि मुझसे या मेरे हस्बैंड से वो कुछ भी नहीं छुपाएगा। मैंने इतना अपने घर का माहौल ओपन रखा है और हेल्दी रखा है और इतना फ्रेंडली रखा है, तो मुझे लगता है कि सबको यही करना चाहिए, यही करना चाहिए। सही कहा आपने। आई थिंक इट्स एनफ। हाँ हाँ, ठीक है। तो अब हम बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि जो पॉर्न इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो जो हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे नहीं देखते होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि 12.5% वेबसाइट्स जो है वो 100% पॉर्न मटेरियल दे रही है। 12.5% मतलब कि 125 मिलियन वेबसाइट्स, इतना ज्यादा पॉर्न मटेरियल बच्चों की आंखों के सामने है। 92% लड़के और 65% करीब लड़कियां 18 साल की उम्र से पहले ही इन सब वेबसाइट से टकरा चुकी होती हैं, देख चुकी होती हैं। अब ये कहें कि हमारा बच्चा नहीं देखता, 12 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे आज की डेट में, 12 साल के, मतलब मैंने 18 से नीचे ले लिया तो 18 बहुत हो गया, 12 साल के बच्चे। ठीक है। तो मतलब अब ये जैसे कहते हैं कि ये बच्चे हमारा नहीं देखता होगा, हमारा बच्चा नहीं देखता होगा, हम सब लोग इसी भ्रम में रहते हैं। ज्यादातर जिनके बच्चे देखते हैं वो भी मदर्स जो है वो चाहती नहीं है, वो देख लेते हैं बच्चे किसी भी तरीके से और हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं। 67% जो है बच्चे हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं, तो कोई सुराग नहीं लग पाता है कि उन्होंने क्या देखा। अब ये हम कह सकते हैं कि हमको ये हम इसे रोक नहीं सकते और ये मुश्किल है, ये सब बातें ठीक है अपनी जगह। अब क्वेश्चन थोड़ा दूसरा है मेरा, सुषमा गुप्ता जी आप बताएं कि अगर एक बच्चा है वो इसके एडिक्शन का शिकार हो चुका है, उसने धोखे से देख लिया, उसको नहीं पता था कि उसको नहीं देखना है,
देख लिया, एक ऐसा बेपर्दा संसार उसके सामने आ गया जो उसे नहीं देखना था। अब वो माता-पिता से बता नहीं पा रहा है और वो उसको देख रहा है तो अवसाद में भी जा रहा है, क्योंकि गिल्ट भी आता है बच्चों में। अवसाद में भी जा रहा है, पढ़ाई भी छूट रही है, परेशान भी हो रहा है और बार-बार देख रहा है। तो ऐसे में एक पुराना तरीका था कि अरे छी, तुम तो गंदे हो, हमने क्या संस्कार दिए थे तुमको, तुम ये सब देखने लगे और तुमने तो नाक कटा दी। ये सब करने की जगह अगर माँ को पता चलता है कि मेरा बच्चा ऐसा देखने लगा है, तो उसे क्या एक्शन लेना चाहिए? वरना जी, बात प्रियंका की बिल्कुल ठीक है कि ये आजकल 12वीं से ही शुरू हो जाता है। मैंने वो बिल्कुल सही कह रही है। 10th तक ही सब कुछ पता होता है, 12th तक तो आप बात ही छोड़ दीजिए। और ये इसका फिजिकल वो क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल भी ये सब बहुत हद तक बच्चे कर चुके होते हैं। बॉयज तो खासकर, लड़कियों की तो आप थोड़ा सा फिर भी अभी इंडिया में थोड़ा अभी लड़कियों का भी शायद कहना सही नहीं है। आप तो सभी बच्चों की बात करनी चाहिए कि ये एक आध बार ये प्रैक्टिकल भी अपना चुके होते हैं ये सारे बच्चे इस तरह का। और उसकी फोन साइड की एक्सेस इसलिए इतनी ज्यादा है क्योंकि अगर आप 8-10 साल के बच्चे को मोबाइल भी दो, वो एक सिंपल वर्ड भी सर्च कर रहा है तो साइट्स ने इतने वो किए हुए हैं कि वो पहले एक खराब चीज पॉपअप फेंकता है। अब उस पॉपअप में अगर बच्चा फंसता है तो फिर एक बार खोला, फिर 2 बार खोला, तो वो एडिक्शन होता है। नॉर्मली ऐसी चीजें हम लोग पेरेंट्स एज अ पेरेंट थोड़ा देर से जान पाते हैं, थोड़ा देर से पता चलता है कि उसका, आपने बोला ना कि इस तरफ रुझान चला गया है, ये थोड़ा देर से पता चलता है। पर अब पता चल गया है कि उसका ध्यान इस तरफ बार बार जा रहा है, तो अब आपको उससे बात करने में ना देर नहीं करनी है। अच्छा, बहुत तो क्या मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये चीज अपने आप से नहीं 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 नहीं। आप अगर बाहर देखिए, बच्चा जितने लोगों से आप उसको इस चीज के लिए कांटेक्ट में करेंगे, वो एक बार अपने शेल में जाएगा और ज्यादा वो होता जाएगा। अनलेस पहले आप अपने उस पे लेवल पे बात को संभालने की कोशिश कीजिए। और अगर आप स्ट्रेट अभी, जैसे आपने कहा पुराने पेरेंट्स से तुम तो गंदे हो, ये हो, वो, ये सब कह के डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश करेंगे, तो वो उसके सही होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। वो और अवसाद और शेम वाली फीलिंग में जाएगा, जैसे उसने कुछ गलत नहीं किया है। सिर्फ फर्क इतना है कि वो गलत एज में उन चीजों की एक्सेस तक पहुंच गया। जो चीजें उसको थोड़ा टाइम बाद पता होनी चाहिए थी, वो थोड़ा टाइम पहले उसको पता चल गई है। तो अब जो मैच नहीं हो पा रही है दोनों चीजें, वो फ्रीक्वेंसी के लिए अगर आप उसको बाहर के लोगों के लिए ले जाएंगे, गड़बड़ होगी। हिंदुस्तान में बहुत सारी एडिक्शन पता होना अलग चीज है, एडिक्शन अलग चीज है। वो पढ़ाई की किताब लेके बैठा है, उसका मन करेगा थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा ही देख लें, तो एडिक्शन एक अलग चीज हो जाती है, जो एक मुझे लगता है कि उसको ट्रीटमेंट की थोड़ी जरूरत पड़ती होगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं वंदना जी अभी भी इस बात पे एग्री नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपने पेरेंट्स से ज्यादा, अनलेस अंटिल बहुत ही क्रॉनिक मामला ना हो जाए, अपने पेरेंट्स से ज्यादा आज के लेवल पे अगर हम बात करें, पुराने पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ इतने खुले हुए नहीं थे। मैं अपने बेटे की बात करूं, मुझे पता है उसका दिन भर माइंडसेट अलग रहता है। हमारे घर में सारे बोलते हैं ये दिन में दुश्मन है, रात को दोस्त है। मैं अक्सर रात के 1:30-2 बजे उसके कमरे में चली जाती हूँ, उसके पास लेट के बातें करते रहते हैं, हम फ्रेंडली जोन में चले। उसका अच्छा, आजकल बच्चों का मैं आपको बताऊं, टीनेज बच्चों का टाइम जोन डिफरेंट हो गया। वो दिन में आपको कुछ भी करते हुए नहीं दिखेंगे, वो रात को पढ़ेंगे, रात को ही उनके सारे काम होते हैं। तो आप हर वक्त उनको डांटते रहो कि नहीं ये टाइम हो गया, सो जा सो जा सो जा, आप तो जाके सो जाओगे, उसने 1 घंटे बाद फिर अपना लाइट ऑन कर लेना। तो आपको देखना है कि वो लेट नाइट भी क्या कर रहा है। तो मेरी जब नींद खुलती है, मैं उसके रूम में चली जाती हूँ। अब आपकी बात बिल्कुल, मैं इस बात को, जैसे मुझे 10th में जो आप कह रहे हैं, ये चीज मैंने नोटिस की थी अपने बेटे में, मैंने ये चेंजेस नोटिस करे कि मेरा ब्रिलियंट बच्चा अचानक से स्टडी से दिमाग उठ रहा है, बिल्कुल बहुत हट गया है। मैंने धीरे धीरे उससे पूछा कि क्या बात है, कोई लड़की की बात है, कोई और बात है? नहीं नहीं नहीं, वो करता रहा। बहुत सारी चीजों से एक्सपोज हो रहा है, ये चीज मैं समझ रही हूँ कि बहुत सारी चीजों से एक्सपोज हो रहा है। धीरे धीरे मैं जितनी बारे बात कर सकती थी उस बारे में बात की। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, वो नॉर्मली अपने काम में बहुत ज्यादा एनगल्फ रहते हैं। मैंने उनको बोला कि अतुल, अब राइट टाइम है कि तुम उससे सेक्स से बात करो, रेगुलर बात करो। किससे सुनाओ, हॉस्टल के किससे सुनाओ, अपने कॉलेज के सुनाओ, लड़के लड़कियां आपस में क्या करते थे ये सुनाओ। तो वो जो देख रहा है, उसे जो अट्रैक्ट कर रहा है ना, वो मैं नहीं पकड़ पाऊंगी। अभी भी माँ और बेटे में थोड़ा सा हमारे देश में है। मैं बेटी से ये बात पूरा खुल के करूंगी, बेटे के लिए तुम्हें इंटरवीन करना ही पड़ेगा। तो वहां पे बहुत जरूरत है कि फादर उससे इस तरीके से इस लेवल पे बात करे कि वो पापा को, हाँ पापा मैंने भी पता वो चीज देखी, दिमाग में अटक गई है, वो उस लेवल पे बात करेगा, तभी उस बात को संभाला जा सकता है। वो अगर आप अवेयर पेरेंट्स है ना वंदना जी, आप यकीन कीजिए, आप बच्चे में आने वाले चेंजेस नोटिस कर लेते हैं। आप कर लेते हैं कि कुछ कहीं गड़बड़ जरूर है।
तो जब बिल्कुल आपको ये बिल्कुल। लग जाता है कि कुछ कहीं का गड़बड़ है, तो वो आप एक दिन में पता नहीं लगा सकते। आपको बच्चे को कॉन्फिडेंस, अच्छा हर बच्चे का नेचर अलग होता है। कुछ बच्चे बहुत मेरे दोनों बच्चों में जमीन आसमान का फर्क है। हर बच्चे का नेचर अलग है। किसी के साथ आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्लोली जी स्लोली धीरे, कि वो अपने आप ही उस बारे में बात करना चाहे, उसको लगे कि फोन को लेकर मम्मी पापा हल्ला नहीं करने वाले हैं। मैं आपको एक हाँ इंसिडेंट हाँ। सुनाती हूँ। मेरा बेटा सिर्फ 17 साल का था। उसका फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, 10th के बाद हम्म अमेरिका शिफ्ट हो गया। उसके अमेरिका नहीं, हम्म पता नहीं शायद जर्मनी शिफ्ट हुआ। तो उसने मुझसे कहा कि वो अकेला अपने पापा से पैसे लेके बैंकॉक घूमने गया और उसको जाने दिया। मैंने रिएक्ट नहीं किया। आपको पता है मम्मी, उसने हम्म क्या फूक दिए सारे पैसे। मैंने कहा हाँ, इस उम्र में ना ऐसा होता ही है। तो उसको लगा मुझे बात समझ नहीं आई, तो वो ऐसे कहता, आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? मैंने स्ट्रेट कहा, तुम हम्म प्रोस्टिट्यूट की बात कर रहे हो, और तुम्हारी उम्र में लड़के स्कोर लगाते हैं कि तेरा स्कोर कितना हुआ, मेरा स्कोर कितना हुआ, तो धन वो बच्चा ऐसे हो गया। तुम्हें आपको पता है? मैंने कहा यह सबको पता होता है। तो उसने यही किया है जो तुम बता रहे हो। तो मैं प्रिटेंड नहीं करना चाहिए कि मुझे मुझे बात समझ नहीं आई। मैंने क्लियर, हाँ अब आप देखो 17 साल का बच्चा बैंकॉक जाके यही सब कर रहा है, उसके पास कितना एक्सपोजर है। अब अगर मैं अपने बच्चे के साथ ये बात, उस दिन मैंने अपने बच्चे के साथ प्रोस्टिट्यूट पर भी खुल के बात की। आपको खुद ही हम्म। कुछ कर सकते हैं आप। मुझे लगता है कि डॉक्टर तो बहुत बात की बात है। जिस दिन आपको ये हाँ घंटी बजने लग गई है कि ये फोन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आप उससे फोन पे भी बात करो, उस पे भी, उस हाँ लेवल पे भी आप उससे बिल्कुल बात करो। अगर बिल्कुल आप बिल्कुल। डिटेलिंग पे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने हस्बैंड को बोलो कि वो बेटे से बात करे। बेटी से बात करनी है तो बेटी से तो आप खुद ही कर लोगे। एक हाँ हाँ। कहीं थोड़ी सी शर्म के लिए अच्छा। आप रुक जाते हो जी बस। जी, बिल्कुल सही। अच्छा आप ये बताइए कि आपके एक बेटा है, एक बेटी है, तो दोनों बच्चों की परवरिश में जैसे कि हम लोग अभी एक स्त्री लेखन में लिखते हैं कि हाँ, बराबर होना चाहिए, तो बच्चे बराबर का अधिकार माँगने लगे हैं, लेकिन समाज की सोच अभी नहीं बदली है। तो उस हिसाब से आप अपने दोनों बच्चों की परवरिश में क्या अंतर पाती हैं? और क्या आपको देखिए, फ़र्क लगता है और क्या उन झगड़ों को कैसे सुलझाती हैं जब बच्चे कहते हैं कि नहीं आपने भैया को तो इजाज़त दे दी, मुझे नहीं दी? तो उन झगड़ों को कैसे सुलझाया जाए? बात आपकी वंदना जी बिल्कुल सही है। ये झगड़ा बहुत ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा तो इस बात से होता है कि आपने भैया को 10th में नाइट स्टे की बाहर परमिशन दे दी थी, मुझे क्यों नहीं हुँ, मिलती है? हुँ। तो हुँ, हुँ। सीधी सी बात मैंने उसको तब ये बोला था कि भैया को 10th में किसी, मैंने उसको इसी तरीके से बहला के बोला कि कोई खास वजह थी, अदरवाइज वो परमिशन हुँ, हुँ। भैया को भी नहीं मिलती, भैया को भी 12th के बाद ही मिलती। अब हुँ, दूसरी हुँ। जो बात आती है कि भैया को अगर पार्टी में 10 बज जाते हैं तो आप ऐसा नहीं करती हो। मेरे को 8 बज हुँ, जाते हैं, पापा गाड़ी लेके बाहर खड़े होते हैं कि घर हुँ, आना है, हुँ। ऐसा क्यों आप करते हो? तो धीरे हुँ, धीरे हुँ, मुझे हुँ। उसको समझाना पड़ता है। अभी आप यकीन करेंगे मैं उसको क्या समझा रही हूँ। हालांकि हर जगह, हर हर कंट्री की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। मैं उसको कह रही हूँ बेटा हाँ, अपने बिल्कुल। कैरियर पे ध्यान दो। इसी लिबरल के रहने के लिए ना इंडिया थोड़ा सा अनसेफ है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर हुँ, 8 हुँ। बजे तक लड़की घर नहीं आई ना, तो पेरेंट्स के हाथ पैर फूलने लगते हैं। अगर 15 साल हुँ, की हुँ। लड़की ट्यूशन से 8 बजे तक घर नहीं आई है, तो चाहे वो 2 गली पीछे क्यों नहीं जा रही है, माँ बाप बहुत बुरी हुँ, तरह हुँ। घबरा जाएंगे कि क्या। अच्छा बेटे के लिए आप इतना हेडिक नहीं लेते, रुक गया होगा कहीं हाँ, हाँ, दोस्तों के हाँ। साथ, 10 15 20 मिनट में आ जाएगा। पर लड़की के लिए बहुत सारे खराब ख्याल आते हैं। अब हाँ, हाँ। कहना बहुत आसान है कि बेटा बेटी बराबर है, हम अपने मन में मानते हैं, पर समाज ऐसा नहीं मानता है। हमारे हुँ, समाज में हुँ। एक फीमेल चाइल्ड के लिए बहुत ज्यादा खतरे हैं। लड़के के हुँ, लिए हुँ। एक उम्र के बाद इतना खतरा नहीं है, बेटी के लिए हर कदम बिल्कुल, पे खतरा है। उसको, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे किसी भी तरीके से कपड़े से कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके, पर मैं उसको हुँ, शॉर्ट्स हुँ। पहन के अब करोल बाग जैसी मार्केट में तो नहीं जाने दे सकती ना। चांदनी चौक तो हुँ, मैं हुँ। उसको शॉर्ट्स में नहीं जाने दे सकती, क्योंकि मुझे पता है वो किस किस से लड़ेगी। आप जबान हुँ, को हुँ। किसी की इग्नोर भी कर दोगे, कोई गलत तरीके से छू के चला जाएगा, भीड़ में इतना कुछ हो जाता है, हम लोगों ने सबने ये भुगता है। और ऐसे हुँ, अगर आप ड्रेसअप, मैं मानती हूँ बिल्कुल कि ड्रेस आपको कोई राइट नहीं देता कि आप ऐसा कर सको, पर यहाँ हुँ, लोगों की हुँ। समझ ही ऐसी डेवलप नहीं हुई है ना, हाँ, वो ये चीज बिल्कुल। बिल्कुल समझ ऐसी डेवलप नहीं हुई है। तो मेरी तरफ से एक एक शॉर्ट्स के बार अलावा, बिल्कुल, बिल्कुल। एक बार मैं जग्गी वसुदेव जी का सुन रही थी, तो उन्होंने भी यही कहा था कि एक मतलब गाँव से यूपी के गाँव से और बिहार के गाँव से एक व्यक्ति आता है जिसने घूंघट में औरतें देखी और वो हम्म, अचानक से बहुत खुली औरत देखता है, तो उसके लिए वो उस औरत की फीलिंग्स को समझना, स्वतंत्रता के अधिकार को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है।
ये बात अच्छा तो ये बात मैं अच्छा, अब आप देखिए ना, जैसे अब कपड़ों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट्स आप पहन के जाओ, अगर यहाँ से आपको पापा छोड़ रहे हैं या ले रहे हैं, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जाना है, आप कुछ भी पहनो, या आपको एक एनक्लोज एनवायरनमेंट में स्विमिंग पूल पे जाना है, बाहर ड्रॉप कर दिया जाता है, फिर आप सड़क पे ऐसे नहीं घूम सकते हो, क्योंकि इंडिया का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है। दूसरी बात आप सोचिए, ये दिक्कत इतनी ज्यादा, इतने साल पहले ज्यादा दिक्कत नहीं थी, आज की डेट में ज्यादा दिक्कत है। जो आपने स्टार्टिंग में कहा, सस्ते मोबाइल, इंटरनेट पे रीच, फ्री फोन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि साथ में शराब, इंसान, अच्छा, फ्रस्ट्रेटेड इंसान इंडिया में बहुत ज्यादा है। यहाँ गरीबी भी बहुत है, हालांकि एजुकेटेड वर्ग में भी ये बहुत ज्यादा है, पर जो हिंसक बलात्कार होते हैं ना, जो बेहद बहुत हिंसक और क्रूर बलात्कार होते हैं, अगर आप उनकी फ्रिक्वेंसी देखेंगे, ऐसा नहीं है कि अब अर्बन उसमें नहीं होते हैं, बट जो बहुत निचला तबका है, बहुत क्रूर बलात्कार उनमें होते हैं, बहुत, जिनको बलात्कार भी नहीं कहना चाहिए। अब रॉड और ये सब पत्थर यूज करना, क्या कह सकते हैं इनको, छोटी छोटी बच्चियां 5 साल 7 साल, हम सब ये देख रहे हैं विभत्सता, ये कहाँ से आती है? कुछ तो इनके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ये सरकार से फ्रस्ट्रेटेड है, अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड है, ऐसे में इनके हाथ में मोबाइल है, फ्री पॉन है, इनको सॉफ्ट टारगेट चाहिए होते हैं, सॉफ्ट टारगेट। एक बड़ी औरत को मैनेज करना फिर भी इतना आसान नहीं है, वो रिवोल्ट भी करेगी, लड़ेगी भी, चीखेगी चिल्लाएगी, पर 14 15 10 साल 8 साल ये बच्चियां बहुत सॉफ्ट टारगेट हैं। तो ऐसे माहौल में हम अपनी बच्चियों को बड़ा कर रहे हैं, जो बाहर जी कल रही है, सब्जी वाले से लेकर रिक्शा वाला तक भी, मुझे नहीं पता इस टाइम शराब पी के सिर्फ अभी के अभी वो ऐसा पॉन देख के चुका है कि उसका माइंड अपने कंट्रोल में ही नहीं है। तो उसके लिए मैं अपनी बेटी को धीरे धीरे ये सारी बातें बता रही हूँ, ताकि वो मुझसे झगड़ा इन बातों के लिए कम करे। मैं उसको इन सारी चीजों से अवेयर, मैं उसको डराना नहीं चाहती, इसलिए मैं उसको बलात्कार की बहुत ज्यादा क्रुएलिटीज बताती नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा बहुत ज्यादा सहम जाए, पर मैं उसको बहुत सारी चीजें अवेयर करा रही हूँ कि देखो मैं ये वजह ये लगा रही हूँ, इसलिए नहीं कि मैं बेटे बेटी में कोई फर्क करती हूँ, इसलिए कि बेटा अभी इंडिया में एजुकेशन इतना ज्यादा नहीं है लोगों के पास। जितनी भी यहाँ के लोग हैं वो किस तरीके से अभी अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो बीच बीच में कुंठाओं का शिकार हो रहे हैं, और उसमें तुम्हारे जैसी बच्चियां बहुत सॉफ्ट टारगेट बनती हैं। तो इस तरीके से मेरे को लगता है कि उसको अगर सच्चाई, जो है सच्चाई भी यही है, तो मैं यही सिख रही हूँ उसको बहुत पहले से, मतलब 2 या 3 साल पहले, मुझे 11 साल की उम्र से मैंने उसको धीरे धीरे इन बातों को समझाना शुरू कर दिया था कि ये वजह है, इसलिए रोका जा रहा है। तुमको फ्रेंड के घर जाना है, शॉर्ट्स पहन के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट जाना है, तुमको फ्रेंड्स के साथ बाहर मार्केट में घूमने जाना है, कैपरी चलेगी, शॉर्ट्स नहीं चलेगी। तो मेरे को उसको रीजन समझाना है और साफ और सच बताना है कि ये वजह। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा प्रियंका जी, मुझे आपकी कहानी याद आ रही है, जो अभी मैंने पाखी में पढ़ी थी पिछले किसी अंक में, पज़ल का हल। उसमें आपने संयुक्त परिवार के लिए आपने कहा कि बच्चों के लिए जो है जो समस्याएँ आ रही हैं, वो उसमें संयुक्त परिवार की एक भूमिका है। ना होने की एक भूमिका है, एकल परिवार हो गए। लेकिन इसके अतिरिक्त भी हम देख रहे हैं कि बच्चे बहुत चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। अब अगर हम लोग अपने बचपन की तुलना करें तो हम लोग इतने चिड़चिड़े नहीं थे। तो बहुत गहराई से मैंने इस बारे में सोचा, तो मुझे लगा कि आजकल हम लोगों को मिलता था, बच्चा एक कोरी गागर होता है, उसमें भरना ही भरना है, उसमें विश्वास भरना है, उसमें प्रेम भरना है, उसमें मतलब आत्मसम्मान भरना है, लेकिन कॉन्फिडेंस भी उसी में माता-पिता को भरना है। लेकिन होता क्या है कि पहले ये सब भरा जाता था बच्चों के मन में, अब हम बच्चों से माँग रहे हैं, बेटा तुम्हारे इतने नंबर हिंदी में तो 100 में 100 आ गए, मैथ्स में 95 क्यों रह गए? अच्छा तुम क्लास तो पढ़ते ही हो, लेकिन म्यूजिक भी सीख लो, डांस क्लासेस भी तुम्हें ही करनी है। फिर इसके बाद हम बच्चों से कहेंगे कि देखो फलाने का बच्चा तो इतना अच्छा कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये हम उनसे मांगते जा रहे हैं। एक चीज जो खुद खाली है, जिसको भरा जाना है, उससे हम मांग रहे हैं। तो इन दोनों को लेके देखिए कि किस तरीके से हम बच्चों को, ठीक है, माता-पिता पे भी समाज का प्रेशर है, माता-पिता समाज से अलग नहीं है। हम इस चीज़ को, समस्या को केवल बच्चों की और पेरेंट्स की समस्या नहीं देखते, माता-पिता पे भी प्रेशर है समाज का। संयुक्त परिवार मिटे भी हैं, तो हम बच्चों के अंदर ये कैसे फीलिंग डालें कि हम तुम्हारे विकास के लिए कर रहे हैं, और वो एक बॉन्ड कैसे बनाएँ, जहाँ पे मतलब दादी-बाबा साथ में नहीं रहते हैं वहाँ पर। तो आप बताइए कि कैसे वो बॉन्ड बने? देखिए वंदना जी, हम लोग जितना भी डिस्कशन कर रहे हैं, जितनी भी टॉपिक्स आ रहे हैं, सबका की जो मूल में है वो एक है कि बच्चों के साथ कम्युनिकेशन।
लाइक वो सेक्स की बातें हो, एब्यूजिंग की बातें हो, कितनी भी बातें, सबसे बेटर है सबका की जो रूट में है एक ही बात है, बच्चे के साथ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आप जितना रखोगे, आप अपने आप को बिजी रखते हो, जितना बिजी रखते हो, बच्चा भी बिजी होता चला जाता है अपनी लाइफ, तब वो चिड़चिड़ा होता जाता है। एक तो देखिए आजकल जो इकोनॉमिक जो स्टेटस का जो प्रेशर है कि मेरे घर में ये होना चाहिए, मेरे घर में वो होना चाहिए, मेरे पास वैसी गाड़ियां होनी चाहिए, ऐसी गाड़ियां होनी चाहिए। तो आज के डेट में ना सिर्फ बच्चों पे नहीं, पेरेंट्स पे भी उतना ही प्रेशर है। आपने ठीक ही कहा, जितना बच्चों पे प्रेशर है उससे कहीं ना कहीं दुगना प्रेशर पेरेंट्स पे है। स्टेटस का प्रेशर है कि मुझे स्टेटस मेंटेन करना है। पहले क्या होता था कि हम ज्वाइंट फैमिली में पलते बढ़ते थे, अगर ज्वाइंट फैमिली नहीं भी होता था तब भी बच्चे तो 4-5 हो ही जाते थे। अब 4-5 बच्चों के बीच मुझे नहीं लगता है कि हम लोग कभी टीवी देखने के लिए टीवी के सामने बैठते थे। कभी टीवी अगर देखने के लिए बैठे भी सारे भाई बहन तो रिमोट के लिए ही लड़ते रह जाते थे, फिर वो भी आपस में ही हम लड़ते रह जाते थे। तो कहीं ना कहीं वो सारी जो चीजें, अब एकल परिवार हो गया है, एक बच्चे का वो चलन शुरू हो गया है कि एक ही बच्चा हो, तो एक बच्चा जो होता है कहीं ना कहीं वो अकेला होता जा रहा है। अकेला मम्मी काम पे है, पापा काम पे है, हालांकि मैं काम नहीं करती हूँ, मैं घर पे ही रहती हूँ। मैं तो उसको मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं खुद से उसको स्कूल ड्रॉप करूँ, खुद स्कूल से लेके आऊँ। पीछे बैठा रहता है कार में, पूरे रास्ते में स्कूल का ब्यौरा लेती रहती हूँ, ड्राइव करती रहती हूँ, बात करती रहती हूँ कि आज स्कूल में क्या हुआ, किसने क्या कहा। फिर क्लब छोड़ने जाती हूँ, बीच बीच में बिना उसको इत्तला दिए क्लब के जो कोच वगैरह हैं, जो टीचर्स हैं, उससे मिलने चली जाती हूँ। बिना उसको बताए स्कूल में मीटिंग कर लेती हूँ कि वो पहले से सचेत नहीं रहे किसी बात के लिए कि उसने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है। तो ये सारी जो चीजें हैं, और बच्चों पे ये जो प्रेशर है, मेरा बेटा 10 साल का हो गया, उसको नहीं पता है वो क्या बनेगा, और मुझे भी नहीं पता है वो क्या बनेगा। मैंने भी आज तक उससे ये नहीं पूछा है कि तुम बनोगे क्या। उसका मामा यूएस में डॉक्टर है, तो जिस दिन मामा से बात करता है उस दिन उसको डॉक्टरी चढ़ी रहती है, मैं तो डॉक्टर ही बनूंगा, मामू की तरह यूएस जाऊंगा। जिस दिन किसी और मामू से बात करता है तो उस दिन उसके जैसा उसको होटलियर बनना है। मामा मुझे कुकिंग सीखनी है, मामू की तरह कैप पहनना है। पापा से बहुत प्रभावित है। पापा, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि पापा जो है हीरो होते हैं सभी बच्चों के। तो मैंने उसका पर्सनल इंटरेस्ट देखा है कि गाड़ियों में बहुत ज्यादा है। मेरे हस्बैंड ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं, तो इसका गाड़ियों में बहुत इंटरेस्ट है। तो हम जो मैंने पहले ही कहा, कम्युनिकेशन इज द बेसिक थिंग बच्चों के साथ। जो आजकल की जो भागदौड़ वाली जिंदगी में है ना, जैसे सुषमा जी भी कह रही हैं, कम्युनिकेशन, भले वो काम कर रही है लेकिन कम्युनिकेशन बना के रखिए। मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं तो सारा दिन उससे बात करती हूँ। अगर मैं किचन में काम कर रही होती तो मेरे पास किचन में आता है, हम बात करते रहते हैं। मैं किंडल पढ़ती रहती हूँ, मेरे पास कोई बुक पढ़ता रहता है तो उसकी स्टोरी शेयर करता है वो, कि हेनरी ने ऐसे कहा, ऐसे कहा। तो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी चीज है। जहां पे आपने कम्युनिकेशन गैप किया, आप अपनी दुनिया में सिमट गए, आपका बच्चा जो है अपनी दुनिया में सिमट गया। तो अभी एक स्त्रीवादी दुनिया है जो कहेगी कि हमारी अपनी महत्वाकांक्षा नहीं है, तो वहां पे मेरा काट ये है कि अपनी महत्वाकांक्षा के लिए किसी और की जिंदगी से हम क्यों खेल रहे हैं। अगर आपकी महत्वाकांक्षाएं प्रमुख थी तो फिर बच्चे करने की क्या जरूरत थी। तो मेरे लिए फैमिली बहुत महत्वपूर्ण था, तो मैंने सब कुछ छोड़ करके बच्चे पे, फैमिली पे कंसंट्रेशन किया। तो मुझे लगता है कम्युनिकेशन, हर बात पे बात करना। उसकी किसी से दोस्त से लड़ाई हो जाती है, पता है मम्मा फलक ने ये कहा, पता है मम्मा उसने ये कहा, अच्छा हम घर में हिंदी में बात करते हैं। इसका भी रीजन है कि उस पर फिर बाद में बात करेंगे, हम घर में हिंदी में बात करते हैं। तो उसकी मैं सारी बातें सुनती हूँ, उसके किस दोस्त ने कैसी ड्राइंग बनाई, अभी ऑनलाइन स्कूल है तो मैं सारा देखती भी हूँ, सारे वीडियोस देखती हूँ, सब कुछ देखती हूँ। तो जब आप कम्युनिकेशन अपने बच्चे के साथ हेल्दी रखते हैं ना, तो उसको किसी की कमी नहीं खलती। उसके डैडी स्कूल से जब ऑफिस से आते हैं शाम को, तो मेरे घर का माहौल देखेंगी तो आप हंसेंगी। मेरे हस्बैंड बैग वहीं पे रखते हैं, अपना बास्केट होता है लंच बास्केट, वहीं पे रखते हैं, और उसी तरह ऑफिस के कपड़ों में पहले उसके साथ फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं। इसलिए हमने बड़ा ड्राइंग रूम वाला, हॉल वाला घर लिया है, वो बहुत काफी लंबा है। तो पहले उसके साथ क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, फिर वो कम से कम आधे घंटे बाद वो चेंज करके शावर लेने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो माहौल है ना, ये माहौल बच्चे को चिड़चिड़ा बनने नहीं देगा। अभी दुनिया हम नेटफ्लिक्स में घुसते जा रहे हैं, हम अमेजॉन प्राइम पे घुसते जा रहे हैं। तो कम्युनिकेशन, जैसे सुषमा जी ने भी कहा, वो फॉर्न का ही मैटर क्यों ना हो, कम्युनिकेशन इज द की बच्चों के साथ।
मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, तो आप जितना मैं बात आपको करेंगे, मैं जितना इसमें बच्चों एक को बात समय कहूंगी, देंगे। मैं इसमें एक बात कहूंगी प्रियंका जी और वरना जी। अब मेरा बेटा, मैंने जैसे कहा कि मैं उसका कंटेंट नहीं रोक सकती हूँ, वो बहुत सारी वेब सीरीज देखता है, मनी हाइस्ट देखी या कुछ देखी। अब बिल्कुल देखिए, मुझे उससे, वो मेरे लेवल पे नहीं आएगा, मुझे उसके लेवल पे जाना पड़ता है। मुझे साइंटिफिक नहीं थ्रिलर, तो उसकी क्राइम एज भी हो गई थ्रिलर, है ना। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है प्रियंका। बट जैसे तुम अपने बच्चे की सारी कहानी सुनती हो, ऐसे जब भी वो मुझे लगता है ना, मैंने और क्या नया देखा, कुछ क्या चल रहा है दुनिया में और क्या सी नई सीरीज चल रही है, तो बड़े एंथुसियाज्म के साथ वो शुरू होता है। इसमें क्या होता है, वो बहुत सारी बातें कम्युनिकेट करते करते फिर खुलता जाता है। मेरा इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी मैं उसकी वो बातें सुनती हूँ जिसमें उसका इंटरेस्ट बिल्कुल है। बिल्कुल, हम ओपन इसीलिए करते हैं बहुत बच्चों को। जरूरी जब है हम ये। डिस्कशन जब हम डिस्कस करते हैं ना, तो बच्चे ओनियन की तरह परत दर परत खुलते जाते हाँ, हैं। फिर तो ये खुलते हैं वो। डिस्कशन, ये ये तो ये कम्युनिकेशन तो बात आप बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल है। सही कह रहे हैं। मैंने खुद और आपका कोरियन बच्चा मूवीज व्यस्त हो देखी, गया है। यानी क्या क्या देखा बच्चों के साथ, कि मतलब उनके साथ जो है संवाद बना रहे। तो बात जो बना चीजें रहे, और मुझे हमारे देखी, टाइम पे ऐसा नहीं था सुषमा जी, फ्रेंकली बोलती हूँ, हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। हमारे बिल्कुल टाइम पे बिल्कुल। सेक्स तो बहुत दूर की चीज है, प्यार हो जाना वजह से ही। मुझे मोहब्बत है किसी से, ये कहने में घर में लगता था कि जैसे आज वज्र गिर जाएगा। अरे हाँ, प्रियंका जी, मेरे घर कुछ में हो लड़कों के जाए, फोन अलाउड नहीं थे। बॉयज के कुछ फोन भी अलाउड नहीं, प्रियंका जी, नहीं थे। प्रियंका दोस्त जी, मैंने लड़के। आपका आई चौक पे एक आर्टिकल पढ़ा था, जिसमें हाँ जी, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स कुछ मुझे बहुत अच्छे लगे थे, कि ये अगर बच्चा ऐसा शुक्रिया। कर रहा है तो पेरेंट्स में ये कमी है, बच्चा ऐसा कर रहा है तो पेरेंट्स की ये कमी है। मैं चाहूंगी आप औरों के लिए भी वो पढ़ें, ताकि वो जिसमें जो है कमी वो दूर कर सके पेरेंट्स। उसमें कोई बात नहीं है, तो रिश्ता हमको हर दिन खाद पानी देना है इसमें, तो आप वो पढ़ के हाँ, सुनाएं। देखिए मैं एक बात और पहले क्लैरिफिकेशन दे दूं कि हर बार बच्चा जब गलत होता है तो हर बार पेरेंट्स ही गलत नहीं होते हैं। ये एक रॉन्ग मैसेज चला जाएगा हाँ कि हाँ बच्चा अगर हाँ गलत है तो पेरेंट्स भी गलत है। नहीं, हाँ बच्चे सब कुछ हमसे एग्री, सीखते हैं, स्टार्टिंग होता है, बिल्कुल, हम शुरू करते हैं, लेकिन बाद हाँ में हाँ उनकी दुनिया ओपन होती जाती है। तब वो हाँ कंप्लीटली बाहरी दुनिया एग्री से जब आपसे। जुड़ते हैं, जैसे सुषमा जी के बच्चे का बेटा है, वो सब अभी युवा हो चुके हैं। वो जितने भी सीरीज आते हैं उसमें जो सी वर्ड्स जितने आते हैं, मेरा बेटा सी वर्ड्स ही बोलता है, उनको प्रोनाउंस नहीं करता है जानबूझकर, बोलता है क्योंकि ये अब्यूजिंग वर्ड है। मैंने उसको बताया है कि दिस इज अब्यूजिंग वर्ड, तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट वाचिंग। क्यों नहीं देख रहे हो? बहुत अच्छा है। तो अच्छा, वो एक अभी नया आया है कुछ, मैं भूल गई नाम, उसको वो अलग तरह से प्रोनाउंस भी करता है, ठीक है, उसके ब्रिटिश एक्सेंट है। तो मैं बोली इसमें बहुत गंदे गंदे वर्ड है, तो उसने बोला मम्मा सी वर्ड्स है। मैंने बोला हाँ। तो दैट्स व्हाई यू आर नॉट वाचिंग। मैंने बोला हाँ। तो आप क्यों नहीं देखते हो? मैंने बोला जब तुम बड़े हो जाओगे हम साथ में बैठ के देख सकते हैं ना, देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। अभी छोटा है, उसको समझ नहीं कि हम क्या जॉब करना है क्या नहीं। तो एक टाइम के बाद सुषमा जी, फ्रीडम जो टीनेज बच्चों को है ना, फ्रीडम भी देना बहुत जरूरी है। मेरा ये मानना है कि टीनेज होने के बाद लड़कियों का एक बॉयफ्रेंड और लड़कों का गर्लफ्रेंड भी इसलिए होना जरूरी है कि दे शुड नो हाउ टू ट्रीट गर्ल एंड हाउ टू हैंडल बॉयज। एग्जैक्टली, लड़कों आई को ये कंप्लीटली सीखना एग्री। चाहिए, लड़कों को ये सीखना चाहिए कि हाउ टू ट्रीट गर्ल। जिस लड़के ने जिंदगी में कभी एक गर्लफ्रेंड नहीं बनाया, वो अपनी वाइफ को भी बेहतर तरीके से ट्रीट नहीं कर पाता है। जैसे और जिस लड़के की कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो, जिस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा, उसको पता नहीं है कि लड़कों की एक्सपेक्टेशंस क्या होती है। तो ये सब होने के लिए प्यार हो जाना, और मैं ये भी मानती हूँ कि शादी तो आजकल 25-30 में होने लगी है, तो 3-4 बार अगर प्यार भी हो गया तो क्या पहाड़ टूट गया। क्योंकि ये दुनिया इतनी ओपन हो गई है, आपको एड में बच्चों को पढ़ते हैं, तो प्यार की तो कई सारे पड़ाव आएंगे। बिल्कुल हम बिल्कुल। जिसको प्यार कहते हैं, दरअसल वो अट्रैक्शन है, दरअसल वो बिल्कुल अट्रैक्शन सही। है। मैं कुछ दिन अट्रैक्शन, पहले ये बिल्कुल सोच भी रही थी कि हम जिंदगी में कितनी बार प्यार करते हैं, दरअसल वो प्यार हाँ नहीं है, अट्रैक्शन है। समय समय पे इससे अट्रैक्शन होता है, उससे हाँ अट्रैक्शन होता है, और ये गलत नहीं है। इसी में हमारे टाइम पे इसी में तो हंगामा हो जाता था, मतलब क्या से क्या हो जाता था। अभी के टाइम बिल्कुल पे बिल्कुल। प्यार भी हो गया, इट्स ओके, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो इट्स ओके, फाइन। यू शुड नो कि हाउ टू हैंडल गर्ल, हाँ गर्ल्स की हाँ क्या एक्सपेक्टेशंस होती है कि तुम उसको गिफ्ट देना है, क्या नहीं देना है। तो ये सारी बिल्कुल चीजें, बिल्कुल। ये अनुभव भी बहुत जरूरी होता है। अब आते हैं वो उस लेख पे। उस लेख में मैंने हालांकि हाँ बहुत हाँ पहले लिखा था, और मुझे लगता है 4 साल 5 साल हो गए, भूल भी गई हूँ बहुत सारे अच्छा। पॉइंट्स, लेकिन कुछ पॉइंट्स मुझे आज भी याद है खुद के अनुभव से। अच्छा, मैं फोन से लाइव, अदरवाइज फोन से पढ़ देती। उसके हाँ कुछ हाँ चीजें जो पॉइंट्स है मुझे याद है, क्योंकि मैंने आज पढ़ा भी है। कई बार बच्चा क्या करता है कि आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, हाँ हाँ सडनली बच्चा आता है, आपको नैगिंग करना शुरू करता है,
आप सोचते हैं कि बच्चे को तो मैंने इतना डिसिप्लिन में रखा है, सडनली क्यों नैगिंग कर रहा है, क्यों मुझे अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा है। वो इसलिए करता है कि मार खाने के बाद भी बच्चा ये सोचता है कि अभी आप पब्लिक में बैठे हो और आप अभी कुछ नहीं कर सकते हो। तो जब पब्लिक के साथ आप नहीं होते, अपने दोस्तों के साथ नहीं होते, जब आप उसको अटेंशन नहीं देते हो, तो उसका बदला वो आपसे तब लेता है। अच्छा, ये वर्ड गलत हो सकता है, लेकिन ये बच्चों की साइकोलॉजी के मामले में बिल्कुल सटीक बैठता है। छोटे बच्चे बदला लेना जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं छोटे बच्चे। हम इसको कोई और वर्ड कह सकते हैं, लेकिन बदला की जगह ऑपोजिट रिएक्शन कह सकते हैं। लेकिन बच्चे ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे उनको रिएक्ट करना है। तो जब आप उनको टाइम नहीं देते हैं, तो जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठे तब वो आपको नैगिंग करते हैं, तो वो अटेंशन लेने की कोशिश करते हैं आपसे, कुछ छेड़ कर, कुछ कह कर, तो मामला बिल्कुल खराब हो जाता है। आपको लगता है कि ये बच्चा तो ऐसा नहीं है, मैंने तो ऐसे परवरिश नहीं दी है, क्या डिसिप्लिन है मेरा बच्चा। कई बार हम बच्चों को टॉय दिलवाने जाते हैं, ऐसे मैंने भी किया है एक आध बार, कि उसने जो कहा मैंने वो नहीं दिलवाया। नोबडी इज परफेक्ट, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, गलतियों से सीखा है। जो उसने कहा वो मैंने नहीं दिलवाया, बिल्कुल, बल्कि मैंने उसको कुछ और दिलवाया, कन्विंस करके। वो उस वक्त तो कन्विंस हो गया कि मम्मा है, सही बोल रही है, या मन मार के भी कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कन्विंस हो जाता है। लेकिन वो उस चीज से खुश नहीं रहा, खेला नहीं, उसने उतना एंजॉय नहीं किया, बल्कि वही चीज जो उसको चाहिए थी वो दूसरों के घर में देख के एक्साइटेड होने लगता है। जैसे वो एक स्कूटर चला हुआ है, जो हम चार्जेबल स्कूटर होता है, हमने उसको नहीं दिलवाया क्योंकि उससे कई मौतें हो चुकी है, हमने सुना है, और हम नहीं दिलवाते हैं उसको। तो लेकिन जब भी वो अपने दोस्त के घर जाता है ना, उसको देख के ललक जाता है कि मेरे फ्रेंड के पास, तो वो चलाने लगता है। और उसके फ्रेंड की मम्मा मुझे बोलती है, अगत्या ने उसके साथ बहुत एंजॉय किया। तो मैंने बोला कि चलो हम दे देते हैं, इस बार उसको दे देते हैं खरीद के, जो होगा देखा जाएगा, एटलीस्ट दूसरी ललायत तो नहीं होगा ना किसी चीज को देख कर। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, हम जो भी करते हैं ना, बच्चे उसका ऑपोजिट करते हैं, ये हमेशा आप ध्यान में रखिए। हम उसको खिलाने के लिए फोर्स करते हैं, डाइनिंग टेबल मैनर सिखाते हैं, यू हैव टू ईट एवरीथिंग, जितनी चीजें टेबल पे रखी है सब कुछ नहीं, वी शुड नॉट फोर्स। इंस्टेड जो उसको पसंद हो हम उसको वही क्यों नहीं बना के दे देते हैं, बाद में तो वो सब सीखेगा। जब मैं यहाँ आई थी और एक इंडिया में एक बड़ा प्रेशर रहता है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ, इंग्लिश बोलना। यहाँ पर भी जब मैं आई थी बच्चे को लेकर के, तो बहुत प्रेशर रहता है कि इंग्लिश बोलना है। तो मैंने बहुत दफा ये सोचा कि इंग्लिश तो आजकल छोटे शहरों के लोग भी बोल ही लेते हैं, दिल्ली वगैरह में तो, दिल्ली मुंबई वगैरह में तो सभी बोलते हैं इंग्लिश, ये तो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। अगर मैंने इसकी भाषा छीन ली, हिंदी छीन लिया, तो कल को ये अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से कैसे बात करेगा जब इंडिया जाएगा, जिनको कि इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, तो हाउ ही विल कम्युनिकेट विद देम। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन था मेरे पास। और जिस बच्चे ने पहला शब्द मम्मा छोड़ करके मुझे कम बोला था, कम, एंड सेकेंड वर्ड था, दूसरी माँ तो मर ही जाए, कि माँ नहीं बोल के बोलता है कम, मम्मा नहीं बोल के कम, एंड सेकेंड वर्ड वाज गो, एंड थर्ड। हाँ जी, वैसे अपनी भाषा सिखाना हर किसी को तो चाहिए, अभी क्योंकि मैंने तो हाँ बताइए। नहीं, भारत में तो अंग्रेजी बोलना एक बहुत बड़ा फैशन है, बहुत बड़ा फैशन नहीं, है। लेकिन भारत में जो नहीं, बंगाली तमाम भारतीयों के अंदर अंग्रेजी बोलना। वो तो हाँ बोलिए, आप कहिए फिर मैं कहूँगी। हाँ, नहीं, ये कह रहे हैं कि जैसे जो बंगाली हैं उनको भी अपने बच्चों को सिखानी चाहिए, जो गुजराती हैं उनको सिखानी चाहिए, ताकि बच्चे अपनी मातृभाषा जरूर सीखें। ये तो मतलब अच्छी बात है कि कोई भी लैंग्वेज सीखो, लेकिन मातृभाषा जरूर आनी चाहिए। गुजराती और बंगाली जो है, साउथ के जो लोग हैं, वो हिंदी को अपनी भाषा नहीं मानते हैं, हिंदी को। तो बंगाली अपने बच्चे को, वो अमेरिका में चले जाए, वो अंग्रेजी बोलते हैं तो बांग्ला एक्सेंट के साथ बोलते हैं। जब गुजराती कहीं पे भी चले जाएं, वो गुजराती एक्सेंट के साथ बोलते हैं। तो उनसे तुलना बेकार है, मैं यहाँ पे बंगाली और गुजरातियों से माफी मांगते हुए बोलूंगी, मैंने यही चीज महाराष्ट्र में भी देखा है कि उनके लिए हिंदी वो नहीं बोलना चाहते हैं, जबकि हिंदी सबको आनी चाहिए। तो मैं खैर वहीं पे आ रही हूँ। तो मैंने अपने बच्चे को हिंदी सिखाया, इसलिए हिंदी सिखाया कि मेरे इन-लॉज वालों को अंग्रेजी नहीं आती, तो ये कैसे कम्युनिकेट करेगा जब हम छुट्टियों में जाएंगे। अभी जब वीडियो कॉल पे बात होती है तो बोलता है प्रणाम दादी,
और दादी सुन के बहुत खुश होती है। हाँ, हम कल रात इस बात पे मजाक भी कर रहे थे कि जब हम भी बूढ़ी हो जाएंगे तो इसके बच्चे मुझे कहेंगे प्रणाम दादी। एनीवे, तो इसलिए मैंने मेरे बेटे को हिंदी सिखाया। बिल्कुल। मुझे लगता है कि टॉपिक कहीं से कहीं चला गया। तो अब जैसे कि आपने भी कहा और सुषमा जी ने भी कहा, ये बिल्कुल नॉर्मल है कि बच्चों की गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हो। तो जब ये बात हो रही बिल्कुल। थी तो एक प्रश्न मेरे मन में उपजा कि हमारी जो संस्कृति है वो संयम की बात करती है। जब ओशो आए तो उन्होंने संयम शब्द को बिल्कुल डिक्शनरी से हटा दिया, उन्होंने कहा दमन है। धीरे-धीरे हम सब लोग इसको नॉर्मल समझने लगे कि ये बिल्कुल बहाव है, ये होना ही चाहिए और हम भी समझने लगे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे ही होंगे। अब जरा हम सिक्के को उलट के देखते हैं कि जैसे पहले होता था कि लड़का सिगरेट नहीं पीता, अरे तुम सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते, तुम तो मतलब जो अपनी मम्मी के पास जाओ जाकर के, बच्चे हो, बच्चा है कह के लड़कों को चिढ़ाया जाता था। अब एक नई बात आ रही है कि जो बच्चे संयमित हैं, दिल्ली में या बड़े मेट्रो सिटीज में तो मैं देख रही हूँ, जो बच्चे संयमित हैं, संयम उनके अंदर से उपज रहा है। उनको जरूरत नहीं है, दमन नहीं है, संयम है। उनसे बच्चे पूछते हैं तुम्हारा ओरिएंटेशन क्या है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है, तो बच्चे अवसाद में जाते हैं। ये एक बिल्कुल नया सिनेरियो है जिसको माता पिता को पता ही नहीं होता कि हमारा बच्चे को ये चीजें भी फेस करनी पड़ रही है कि बच्चे उनका ओरिएंटेशन पूछने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या। अब बच्चा ये बात झिझकता है, वो अपने दोस्तों के बीच में अपने को छोटा महसूस करने लगता है और वो अवसाद में गिरता है। तो इस बात से बच्चे को कैसे निकाला जाए कि ये भी नॉर्मल है। जिस तरह से आजकल हार्मोन की मांग हर फिल्म में, हर जगह जिस तरह से इसको बिल्कुल नॉर्मल सेट किया जा रहा है, उसी तरह से एक बच्चे का संयमित रहना भी नॉर्मल ही है। इसको हम कैसे समझाएं बच्चों को? सुषमा जी आप बताइए। संयमित रहना जरूरी नहीं है मेरे ख्याल से। संयमित करना जरूरी नहीं है मेरे ख्याल से। संयमित करना जरूरी नहीं है। संयमित करना तो जरूरी है ही नहीं। वो तो सुषमा जी खुद ही कह रही है कि संयमित करना तो दमन है, पर जो बच्चा खुद ही पसंद नहीं करता, मतलब उसको नहीं है लाइकिंग। मेरे को जहाँ तक वंदना जी का सवाल समझ में आ रहा है कि अगर वो खुद इसमें नहीं पढ़ना चाहता, बट उसका पीयर प्रेशर इतना है, तब वो क्या करे। अब आपने ये सवाल में इतना बढ़िया रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, उसको नहीं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की जी नहीं है, तो क्या करें। आपको बहुत मजेदार आपने मेरे से सवाल पूछा, क्योंकि मेरे बेटे को लगातार यही फेस करना पड़ता है। अब मेरे बेटे को यही फेस करना पड़ता है और उसकी मैं वजह बताती हूँ, क्योंकि वो, मैं नहीं कहती कि वो बहुत कोई इंटेलेक्ट है और ये सब है, बट वो थोड़ा सा किताबी कीड़ा टाइप है। वो अपने मुंह से कहता है कि जिसका थोड़ा सा ऊपर का खाली है मैं बात नहीं कर सकता, तो उसकी गर्लफ्रेंड बनती ही नहीं। वो पहली बार के बाद रिजेक्ट कर देता है, तो उसके सारे दोस्त उसका बड़ा मजाक उड़ाते हैं। इस तरह की बात होती है, उस पर प्रेशर आता है, तो मुझे ये बात बार बार बोलता है बहुत ज्यादा। अब मैं आती हूँ बेटी की बात पे। मेरी बेटी की मतलब 14 ईयर की एज में मैक्सिमम फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड है। अब होता क्या है, जिसका नहीं है या तो इसमें कोई कमी है, ये सुंदर नहीं है, या ये नहीं है, अच्छा तेरा नहीं है, तेरा मतलब और इसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, इसका ये है, इस तरह की उसको इतना इंफीरियर बार बार उसकी फ्रेंड्स फील कराते हैं कि अब क्या होता है, किसी सॉरी फॉर द अब्यूज, कोई गधा भी उनको प्रपोज करता है ना, तो वो बेचारी इमोशनल होने लग जाते हैं कि इन 8 क्लास चलो कोई कैसे गलत चॉइसेस, इस तरह के प्रेशर में बच्चे गलत चॉइसेस करने शुरू करते हैं। अब आपने मुझसे पूछा कि इसको कैसे बच्चे को समझाना है कि ये बड़ा नॉर्मल है। सारी बातों का सार वरना जी सिर्फ कम्युनिकेशन के सिवाय कुछ भी नहीं है। वो तो है। बातों को उसको हंस के लेना सिखाएंगे तो वो हंस के लेगा, क्योंकि पूरा मीडिया पीछे पड़ा हुआ है कि हार्मोन यही नॉर्मल है, यही नॉर्मल, जबकि नॉर्मल ये भी हो सकता है। बच्चे का मन अंदर से चॉइस नहीं है, लोग हो सकते हैं। हम इस चीज में डिफरेंस मेरा बेटा 19-20 साल की उम्र में क्लियर है कि उसको शायद शादी नहीं करनी है। अभी वो कहता है, मैं कहती हूँ करना भी मत, क्योंकि तुम जेल भी नहीं सकेगी तुम्हें कोई तो एक अलग बात है। तो खैर मेरा ये मतलब है कि आपके पास बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे उसका पीयर कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो स्टडीज में ही रहते हैं, उनका इस चीज में तरफ है ही नहीं। पर मैं देखती हूँ जब भी कोई पार्टी होती है, मुझे प्रिया माँ के बताता है, वो बहुत टिपिकल वर्ड है फट्टू और ये इस तरह के इतने सारे वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो ड्रिंक नहीं करते, जो स्मोक नहीं करते, जो गर्लफ्रेंड्स नहीं है। अब इस टाइम में अपना बच्चा इंफीरियर होता है, वो कई चीजें गलत चीजें इसलिए करने लगता है क्योंकि वो प्रेशर में आ चुका होता है, चाहे वो ड्रिंक है या स्मोक है, कोई भी गलत चीज है, वो प्रेशर में आ चुका होता है। पर अगर आप उससे लगातार बात करते आ रहे हैं, इस बारे में उससे लगातार बात करते आ रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम इस वजह से नहीं कर रहे हो और उस वजह से नहीं कर रहे हो, तुमको इस चीज को एक्सप्लेन करने की किसी को जरूरत क्या है,
उसको मुझे बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके से सुनानी और समझानी पड़ेगी स्टार्टिंग में कि कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग उनके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से उनकी कैपेबिलिटी जज नहीं होती है। ऐसे ही जो लोग तुमको इस चीज से जज करते हैं, सबसे पहली चीज तो तुम्हें ये समझने की है, दे पीपल आर नॉट योर फ्रेंड्स। वो तुम्हारे कुछ भी नहीं है। जो तुमको इन चीजों से, इन क्वालिटी से जज करने हैं, पहले तो उस पीयर ग्रुप को बेटा छोड़ो। उससे धीरे धीरे, एकदम से नहीं, एकदम से छोड़ोगे तो फिर वही होगा। पर अपने जैसे दोस्त दुश्मन सब चुनने पड़ते हैं, हम पे डिपेंड करता है। दुनिया तो बहुत कुछ कहती है, सारे कहेंगे, पर किस किस का इफेक्ट लेना है, और जिसका इफेक्ट ले रहे हो, क्या वर्थ है वो आदमी कि तुम उसकी बात का इफेक्ट लो। ये बच्चे को समझाना पड़ता है पॉइंट के बाद कि वो 4 दोस्त कह रहे हैं, ठीक है तुम्हें चुप भी रहा है, पर उनकी जो 4 दोस्तों की जो 4 बातें हैं, क्या वो इतनी रेलेवेंट है कि तुम उन दोस्तों की दोस्ती के लिए उन बातों को बर्दाश्त करो। तुमको राइट रॉन्ग पता है, तुम जानते हो ये वजह नहीं है, तुम जानते हो कि तुम ये नहीं करना चाहते, तो मेक योर चॉइस। और अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हारी इस चॉइस के लिए रिस्पेक्ट नहीं करते, तो बिलीव मी वो तुम्हारे दोस्त नहीं है। तो धीरे धीरे अपने को साइकिल से बाहर निकालो। वही मेरे बेटे ने किया। 10th के बाद उसने अपना पीयर ग्रुप चेंज किया। अभी पीछे मेरी बेटी की एक ऐसी लड़की से दोस्ती हुई है कि वो स्कूटी लेके आती और 2 बॉयफ्रेंड पीछे बाइक पे भी आ रहे हैं, और यहाँ से वो मेरी बेटी को कहती चल बैठ पीछे, फेयर में चलते हैं, यहाँ दिवाली फेट लगा है। मैंने कुछ भी नहीं बोला। अब हम लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, हम समझ लेते हैं कि ये जो स्कूटी पे आई है, इसके पीछे वो जो 2 बाइक रुके ना, वो भी इसके साथ ही है। मैंने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। नेक्स्ट रात को मैं अपनी बेटी से उस बारे में सारी डिटेल बात कर दी हूँ कि क्या है, कह रही मम्मी बॉयफ्रेंड है, ये ऐसा वैसा। तो मैंने कहा तुम्हारा अपना क्या टेक है इस पे। क्योंकि मुझे लगता है कि हर अरे गहरे भी बॉयफ्रेंड बना लिया, ये क्या तरीका हुआ। तो मुझे खुशी हो रही है इस बात की कि शी नोस कि इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि काउंट दिखाने हैं कि मेरे पास इतने हैं उतने हैं। उसको डिफरेंस सिखाना धीरे धीरे कि हम मना कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वेट फॉर योर टाइम। एंड इतनी जल्दबाजी करने की पीयर प्रेशर में जरूरत नहीं है। और जो दोस्त तुम्हें कपड़ों पे, ये बात तो मैंने अपनी बेटी को 11 साल की उम्र में कह दी थी। मैं उसको बर्थडे पार्टी में छोड़ने जा रही हूँ, पूरे रास्ते कॉन्शियस है, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं मम्मी, मेरा ड्रेस कैसी लग रही है, मेरा पर्स कैसे लग रहा है, क्योंकि यही सब होता है लड़कियों की पार्टीज में, सारे सेल्फी और ये सब कुछ। तो अब मुझे को धीरे धीरे उसे ये भी समझाना पड़ा कि जो दोस्त आपको कपड़ों से जज करते हैं, आपके हेयर स्टाइल से जज करते हैं, वो भी दोस्त रखने लायक नहीं है। तो हमको अपने बच्चों को पीयर ग्रुप की चॉइस भी सिखानी पड़ती है धीरे धीरे। अगर हम ये सिखाने में वरना जी उनको कामयाब हो जाते हैं, तो बहुत हद तक हम अपने बच्चों की पेरेंटिंग में शायद सक्सेस हो जाते हैं। क्या कहते हो प्रियंका इस बारे में? हाँ, मैं अपनी बात फिर से करेक्ट करती हूँ। जब जैसे मैंने कहा कि रोकना नहीं चाहिए, सुषमा से बिल्कुल सहमत हूँ मैं कि रोकना नहीं चाहिए, उनको अलग तरीके से समझाना चाहिए, घुमा फिरा के। अगर डायरेक्ट आपको रोक दिया कि डोंट डू दिस, तो वो तो जरूर करके दिखाएंगे। क्यों मम्मा रोक रही है, क्यों पापा रोक रहे हैं। अब अच्छा, उस लेख में आपने पढ़ा होगा कि हम जिस चीज को के लिए बच्चे को जितना रोकते हैं, बच्चे उस चीज के लिए उतना ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो बेटर है कि हम उनको किसी और तरीके से बताएं, किसी भी और तरीके से। जैसे सुषमा जी ने एक और चीज मेंशन किया कि जिनके बच्चे फोन देखते भी हैं, उनकी मम्मी को भी लगता है कि मेरे बच्चे तो दूध के धुले हैं। हमारी सोसाइटी में एक ही इंडियन फैमिली है और उनके पेरेंट्स को, उनका एक लड़का है, मेरे बेटे से काफी बड़ा है, 9-10 में पढ़ता है और इंडियन स्कूल में जाता है। उनके पेरेंट्स को काफी खुशफहमी है। वो फोन लेके नीचे उतरता है, सोसाइटी के इंटरनेट से वाईफाई से कनेक्ट करता है और नीचे देखता है। पुरानी बच्चों के इसकी खबर बस माँ बाप को नहीं होती, बाकी सबको होती है। बस यही है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और एक आम सी बैठक में उन्होंने कह भी दिया कि हमारा बच्चा क्या करता है क्या नहीं करता है, हमें सब पता होता है। उन्होंने कहा हमसे, तो हम चुप लगा गए कि हमें भाई बता। अच्छा, समय इतना ऐसा खराब हो गया है कि आप किसी के बच्चे के बारे में उसको कुछ भी नहीं कह सकते हैं। आप अपने बच्चे को गलत तरीके से सही तरीके से रोक सकते हैं। तो मैंने अपने बेटे को बोला किसी ही इज ओल्डर देन यू, वो तुमसे एज में बड़ा है, उसकी लाइफ की चॉइसेस अलग अलग है, उसकी प्रायोरिटीज अलग अलग है। ही हैज ग्रोन अप एंड यू आर ग्रोइंग अप। तो तुम्हारे जो है, तुम हॉरिड हेनरी देखते हो, मेरा बेटा हॉरिड हेनरी का फैन है, तुम हॉरिड हेनरी देखते हो और वो कुछ और देखता है। अच्छा, वो एक कोई मोबाइल वीडियो गेम है जिसके बारे में इसकी चाची ने, मेरे बेटे की चाची ने, जब हम इंडिया गए थे, कहा कि वो बड़ा खतरनाक होता है। मुझे नाम वाम याद नहीं है क्योंकि मेरा बेटा नहीं देखता है, नहीं खेलता है, तो मुझे पता नहीं है। वो लड़का वो भी खेलता है। कौन सा? पबजी? नहीं, पता नहीं, मुझे याद नहीं है।
तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा या पबजी, यस राइट। तो मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा वो तो पबजी भी खेलता है। तो मैंने कहा देखो चाची ने कहा ना कि नहीं देखना चाहिए तो नहीं देखना चाहिए, बस चाची तुमसे बड़ी है तो गलत तो नहीं हो सकती। तो चाची तो हमें हमारे बच्चों के लाइफ में दिमाग में ये सेट करना है कि यू आर बेबी, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुमसे बड़ी हूँ, मुझे तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं तुमसे ज्यादा समझती हूँ, और जो तुम्हारा दोस्त है वो भी तुम्हारे ही एज का है, तो उससे बेटर मैं समझती हूँ। ये जिस दिन हम अपने बच्चों के दिमाग में सेट कर देंगे ना, उस दिन से हमारे बच्चे अपने दोस्तों की बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तो मेरे बेटे ने प्रियंका जी पबजी देखने वाले लड़के के साथ नीचे जाना छोड़ दिया। वो क्या करता है क्या नहीं करता है, क्योंकि मैंने मेरे बेटे को ये समझाया कि ही इज ओल्डर देन यू, ही इज नॉट योर क्लास, तुम्हारे लेवल का नहीं है, तो तुम उसके साथ क्या खेलोगे, क्या देखोगे, उसकी चॉइसेस अलग अलग हैं। बेटर है कि तुम हमारे साथ खेलो क्योंकि हम तुम्हारे लेवल से खेलते हैं, वो तो तुम्हारी बात भी नहीं सुनता है। तो कहीं ना कहीं हमको अपने बच्चे को ये कन्विंस करना पड़ेगा कि हम तुम्हारे लिए सबसे बेहतर सोचते हैं, हम तुमको ज्यादा टाइम देते हैं, हम तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हम तुम्हारे साथ बहुत फ्रेंडली हैं, तुमसे और तुम्हारे दोस्तों से हम अधिक मैच्योर और अधिक समझदार हैं, तो वो हमको सुनना शुरू करते हैं। सुषमा जी आप करती हूँ जी वंदना जी, मैं इसमें एक ऐड ऑन करती हूँ कि जो जिसकी जगह होती है ना दूसरा वो फिल नहीं कर सकता, दोस्तों की जगह दोस्त ही फिल कर सकते हैं, पेरेंट्स नहीं ले सकते। यह मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि जैसे मैं जब स्कूल में पढ़ती थी, मैं दिल्ली के एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ती थी, और उसमें क्या होता था, मेरे घर का एनवायरनमेंट ऐसा था कि लड़के तक अलाउड नहीं थे, और मैं जिस स्कूल में जाती थी वहां पे लड़कियां उस टाइम में, आज से 25 साल पहले, माइक्रो मिनी इस टाइप पहनते थे, बहुत एडवांस मेरा स्कूल था। तो मैं पूरे डेली बेसिस पे दो बहुत डिफरेंट एनवायरनमेंट में जगल करती थी। अब मेरी मम्मी को मेरी फ्रेंड्स से बड़ी प्रॉब्लम थी, भैया वो तो उस टाइम में आज से 25 साल पहले कूद ड्राइव करके आ जाती थी, 11वीं में जरा जरा सी शॉर्ट्स पहन रखी है, स्कर्ट्स पहन रखी है, बहुत ज्यादा। मुझे समझ नहीं आता था कि ये लोग अच्छी लड़की है, इनमें क्या बुराई है, मम्मी को क्या हुआ ऐसा समझ नहीं आता। वही चीज अब मैं अपनी बेटी के साथ, अब समझ आता है मम्मी का माइंडसेट। जैसे मैंने आपको बताया कि वो लड़की आई, स्कूटी पे आई, दो लड़के बाइक पे थे, अब मैंने अपनी बेटी को स्ट्रेट अवे नहीं कहा कि उससे दोस्ती मत रखो, फिर मैंने सिर्फ ये बोला कि क्या मतलब, उससे अलग तरीके से बात की, उसको छोड़ते हैं कि क्या बात की। एक दिन मेरी बेटी ने मुझसे एक बड़ी डिफरेंट समस्या कही, मैं मानती हूँ कि ये शायद बहुत सी बच्चियों को आती होगी। उसने मुझसे उदास बैठी थी बहुत ज्यादा, मैं कहा क्या बात है, मैं लड़की का नाम नहीं लूंगी। उसने कहा कि मैं उससे आजकल बात करनी कम कर दी, पर मुझे उससे बात कम करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यारी लगती है, वो बातें करती है जो मेरे मन को अच्छी लगती है, और वो मुझे बहुत अच्छे से समझती है। वो कितने बॉयफ्रेंड्स रखती है, अपने घर में कितना झूठ बोलती है, मम्मी वो उसकी चॉइस है, पर मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे वो एज अ फ्रेंड, वो मेरे को जो हो रहा है ना, वो बहुत जल्दी मेकआउट कर लेती है, मैं किस बात से उदास हूँ या मुझे क्या चीज नहीं समझ आ रही, या मेरे को क्लास में किस लड़के या लड़की से प्रॉब्लम है, वो मेरे फेस से मेकआउट कर लेती है। तो मुझे ऐसा लगता है वो मेरी सबसे प्यारी दोस्त है। पर आप जो बात कहते हैं वो भी ठीक है कि वो गलत है। मैंने कहा फिर तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, वो कितनी खुशकिस्मत है कि तुम हो उसके पास, धीरे धीरे उसको सही गलत सिखाओ। ऐसा मैं अब यहाँ पे तुमने मुझे करेक्ट किया है, मैं गलत थी, जो मैंने तुमको कहा उससे दोस्ती छोड़ दो, नहीं छोड़ो, ठीक है। अगर वो तुम्हें इतनी प्यारी लगती है, तो तुम अगर उसको सच में इतना प्यार करती हो, तो अब उसको ठीक रास्ते पे लाने की कोशिश करो। आपको ये भी देखना पड़ता है कि बच्चा इस प्रेशर में आ जाता है कि वो बंदा है, लड़का है, लड़की बहुत प्यारा है, पर पेरेंट्स सिर्फ उसकी गंदगी देख रहे हैं, गलत चीज देख रहे हैं, उसमें अच्छाइयां भी हैं, आप वो नहीं देख रही हो। मैंने उसकी इस बात से एग्री किया, हाँ बेटा तो ये बात बिल्कुल सही है कि उसकी जो बहुत प्यारी अच्छाइयां भी होंगी, वो शायद मैं गलत नहीं मैं वो कर पा रही, वो तुम कर पा रही हो, और तुम्हारा को लगता है वही सबसे प्यारी लड़की है, तो गो अहेड, सब रखो। अब होता बस ये है कि मेरी बेटी जहाँ बोल के जाती है, अब भाई ठीक है, हम लोग भी ऐसे जसूस टाइप माँ बाप थोड़ा इंडियन वाले होते ही होते हैं, तो मैं कभी कभी गाड़ी लेके देखने चली जाती हूँ क्या ये वही है बस, और यही दोनों है और तो कुछ नहीं है। ऐसा ना हो कि इसका इम्पैक्ट उस पर आने की बजाय उसका इस पे आ रहा हो, तो मेरे को थोड़ा सा क्लोज वॉच रखना पड़ता है। पर मैं स्ट्रेट अवे क्रॉस नहीं लगा पाती तो मेरी बेटी के मन में यही आता कि मेरा तो दमन किया जा रहा है, और मुझे जो मुझे सबसे ज्यादा समझती थी उसी से दूर कर दिया गया। और फिर तो क्या होता कि कोई भी लड़का या लड़की उसको ऐसे ख्वाब दिखाना शुरू करता कि उसको लगता कि यही मुझसे ज्यादा समझता है, सबसे ज्यादा, तो उसके दिमाग में ये बात रहती। पिछली बार जब मैंने मम्मी को शेयर किया था ना, मम्मी ने मुझे रोक दिया था, तो इस बार भी अगर मैंने मम्मी को ये क्लोजनेस बताई है तो मम्मी मुझे फिर से रोक देगी।
ये बहुत इतनी थिन रॉक हो गई है आज की डेट में बच्चों को बड़े करना। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आप बात कह रही है ना, उससे मुझे एक याद आ गया कि एक बार एक वाकया, एक मदर जो है वो बहुत ही अपनी बेटी को डांटती थी कि ऐसी ये नहीं बात मानती, वो नहीं बात मानती। तो हमने कहा आप सिर्फ उसको प्यार दीजिए, बच्चों को सिर्फ प्यार चाहिए, क्योंकि अगर आप प्यार नहीं देंगी तो उसको प्यार करने वाले इस उम्र में बहुत मिल जाएंगे बाहर, तो वो फिर आप रोक नहीं पाएंगी। आप सिर्फ प्यार दीजिए, वो खुद बताती जाएगी कि उसको क्या प्रॉब्लम है, और अगर आप डांटेंगी तो भटकेगी। तो ये चीज तो देखी है। लेकिन जैसे अभी आपने कहा बच्चों की ये जो समस्याएं आती हैं, उसी में एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, इंटेलिजेंट बच्चों के लिए जिनकी टीन एज चली जाती है। एक बच्चा जो इंटेलिजेंट नहीं होता है, बहुत इंटेलिजेंट नहीं होता है, तो माँ बाप भी जानते हैं कोई कंपटीशन क्रैक नहीं कर पाएगा, ठीक है ओके तुम खेलो ये वो। एक इंटेलिजेंट बच्चा जो होता है वो 10-11 साल तक हम उसे बच्चा बना के रखते हैं। ज्यादातर पेरेंट्स, अपनी बात नहीं कर रहे, सभी पेरेंट्स की ये बात है कि नहीं बेटा ये नहीं छूना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना। और 11 साल के बाद अचानक से उसके जीवन में पढ़ाई इतनी आ जाती है कि वो उसमें डूब जाता है, उसके 17-18 घंटे उसमें जाने लगते हैं। अब होता क्या, ये बच्चे चतुर नहीं बन पाते, चालाक नहीं बन पाते। बिल्कुल ये आईआईटी क्रैक कर लेते हैं, ये बच्चे आईआईएम में आ जाते हैं, लेकिन इतने सीधे, दब्बू, शर्मीले। अब इन बच्चों की पर्सनालिटी कैसे विकसित करी जाए? पर्सनालिटी आप दोनों से प्रश्न है, आप दोनों बताइएगा एक एक करके। मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, सबके एक्सपीरियंस शायद अलग होंगे। वो एक्सपीरियंस इसलिए अलग होंगे क्योंकि मैंने जैसे कहा हर बच्चा दूसरे से अलग होता है। ज्यादातर ऐसा जनरलाइज करना थोड़ा मुश्किल है, सब बच्चों के अपने अपने फर्क होते हैं। जैसे मेरा बेटा है, मेरा बेटा बहुत स्टूडियस टाइप रहा, बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने में। वही आपके वाली बात, मेरे ख्याल से उसको यहाँ फैजाबाद से दिल्ली जाना होता तो वो 2 बार सोचता कैसा करना है। वही मेरे भतीजे हैं, मेरे भाई के बेटे, पूरी दिल्ली घुमा देंगे आपको मिनट में, मस्त, हर चीज पता है उनको, जबकि वो इसकी सेम एज के हैं, क्योंकि वो शुरू से बहुत बाहर निकले हैं। ये सिर्फ पढ़ाई में घुसा रहा, आईआईटी की तैयारी, इसकी तैयारी, इसने ये सब नहीं जाना। हमें बड़ी फिक्र थी कि कैसे होगा, कैसे बाहर भेजेंगे, क्या करेंगे, इसको तो कुछ भी नहीं पता है दिन दुनिया कहाँ चलती है। बट जितना हमने हो सका हम इसको अपने साथ बताते गए, अतुल भी इसको जितना हो सका अपने साथ बाहर लेते गए। एक सबसे बड़ा जो चेंज आया वंदना जी, जब ये मैं कहती हूँ ऐसे बच्चों को मेक श्योर कि वो हॉस्टल जाए नहीं भी हो तो ऐसे से धक्का दे दीजिए घर से कि मैं 12वीं के बाद तुम इस घर में नहीं रहोगे, कुछ भी हो जाए। ये चेंज प्रियम में देखने के बाद मैंने अपनी बेटी के लिए भी डिसाइड किया हुआ है कि अगर वो आसपास के कॉलेज में भी एडमिशन ले लेगी तो आई मेक श्योर वो रहेगी हॉस्टल में, सिर्फ वीकेंड में घर आओ। क्योंकि 1 साल के अंदर हॉस्टल में रहने के बाद प्रियम में, क्योंकि ये बच्चे बेसिकली इंटेलिजेंट है, बुद्धू नहीं है, बस ये है कि एक्सपोजर इन्होंने उस टाइम इतना नहीं लिया। तो 1 साल के अंदर हॉस्टल जाने के बाद प्रियम में इतने कमाल चेंजेस आए हैं कि वो मतलब उसको पूछने की भी जरूरत नहीं है, वो यहाँ से अमेरिका भी अपने आप सब कुछ मैनेज कर लेगा, उसको कुछ नहीं है। और जहाँ उसको ये था कि मैं यहाँ से दिल्ली और नानी के घर भी कैसे भेजूं 1 घंटा, वो 1 साल में इतना डेवलप हो गया। तो एक पॉइंट के बाद ना आपको उसको घर के बाहर फेंकना पड़ता है, लिटरली फेंकना पड़ता है कि आप टच में तो रहो उसके, बट अब आपको पता है ही और शी 18, वो 18 साल का हो गया है, तो अब आप उसको घोंसले से बाहर निकाल दो, वरना उसके बाद उसकी पर्सनालिटी खुल ही नहीं पाएगी। अगर आप ग्रेजुएशन भी यही रह के करा लोगे, फिर वो मम्मा बॉय, फिर वो बीवी जो लाता है उसको भी ढंग से ट्रीट करना नहीं सीखता, क्योंकि या लड़की जो अपने घर में रहती है वो बाहर के घर में जाती है तो वो उससे एडजस्ट करना नहीं सीखती, क्योंकि उसको वो दुनिया के चपेड़े पड़ते हैं, उसको वो सब कुछ झेलना है। ऐसे हम लोग बड़ी शॉकिंग स्टेज में आए, क्योंकि जब हम शादी के बाद बहुत डिफरेंट सब कुछ हुआ तो हमारे लिए बड़ा शॉकिंग रहा। हमने बाहर की दुनिया देखी नहीं थी। जब हमने पहली जॉब की और जब पहली जॉब में एक्सप्लॉयटेशन देखा तो एकदम से लगा ये क्या है, पर हॉस्टल में ही एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो जाता है। ये बच्चे हॉस्टल लेवल से एक्सप्लॉयटेशन देखते हैं और कब तक सहेंगे, इनको धीरे धीरे उसी लेवल पे इनको डील करना आ जाता है। पर जरूरत इतनी है कि हॉस्टल में रहते हुए भी आप इनसे जितना हो सके कम्युनिकेशन बनाएं, ताकि उस टाइम ऐसा ना हो कोई प्रॉब्लम ही अपने लेवल पे सॉल्व नहीं कर पा रहे और अवसाद में जा रहे हैं। जिस तरीके से हम कोटा में और उस तरह देखते हैं कि सुसाइड केसेस हो जाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। पर एक पॉइंट के बाद ये स्टूडियस बच्चा भी आपको घर से तो बाहर निकालना पड़ेगा और अपने पैरों पे छोड़ना पड़ेगा कि टेक योर डिसीजन। प्रियंका बोलेंगे क्या सोचती है? प्रियंका जी आप बताइए, आपने अपने बेटे को तंजानिया में पाला है, एकदम से आप मतलब परिवार में रहते हुए इतनी दूर चली गई, तो आपको एक क्या क्या समस्याएं आई और उनको आपने किस तरह से मतलब अकेले अपने दम पे उनको सॉल्व किया? ना दादी ना नानी ना कोई कि
थोड़ा समझाए, घर वाला बाहर वाला, एकदम अनजान देश, तो कैसे आपने उन समस्या को मैं सॉल्व एक किया? बहुत ही अल्हड़ माँ थी, बहुत ही बेवकूफ माँ बनी हूँ। शुरुआत की जो कहानियां है वो बेवकूफियों से भरी हुई है कि मैं ज्वाइंट फैमिली में पली बढ़ी तो जरूर, लेकिन जैसे सुषमा जी ने कहा 12वीं के बाद मैं भी अलग ही रहने लगी। मैं अपने पेरेंट्स से अलग रहने लगी, अपने भाई बहनों से दूर, क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स को तो नहीं लगा, लेकिन मैंने खुद ये रियलाइज किया कि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए परिवार और फैमिली से दूर रहना बहुत जरूरी है। एंड देन एट द सेम पॉइंट, जब आप दूर रहते हो, देन यू रियलाइज कि हाउ मच दे आर इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो ये दोनों चीजें एक साथ हुई, सेल्फ ग्रूमिंग भी हुई, सेल्फ डेवलपमेंट भी हुआ, एंड परिवार का जो महत्व है वो अपनी जगह बना रहा। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ी फैमिली में बड़ी फैमिली में मेरी अपब्रिंगिंग हुई, उसके बाद भी मैं बहुत ही अनाड़ी रही, क्योंकि जो मेरी जो बड़ी बहन थी, जो बड़े भाई बहन थे, वो मुझसे काफी बड़े थे, और जो छोटे थे वो बहुत ही छोटे थे। तो मैं जहाँ पे ही थी वहां पे कोई भी नहीं था। तो अनफॉर्चुनेटली मैंने कोई बच्चा नहीं देखा कि छोटे बच्चों की कैसी परवरिश की जाती। एंड हस्बैंड भी +2 के बाद बाहर ही रह रहे थे, इन्होंने कोई छोटा बच्चा नहीं देखा। तो शादी हो गई, हस्बैंड तो 4-5 साल तक बच्चा ही नहीं चाहते थे, वो रेडी नहीं थे, वो कहते थे कि मैं रेडी नहीं हूँ किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। लेकिन मुझे जो है, मैंने वो फिर वही परवरिश दादी नानी से, चाची से इतना सुना हुआ था कि बच्चे में देर की तो फिर बच्चा ही नहीं होगा। तो मैंने ये घर की बातें हस्बैंड को नहीं कह के बड़ा प्रेशर दिया कि नहीं मुझे तो बच्चा चाहिए। और साल भर के बाद ही मैंने प्लान किया, और 2 साल के बाद मेरा बेटा आ गया। मैं बाहर ही थी जब मैंने एक्सपेक्ट किया, और 3.5 महीने की मेरी प्रेगनेंसी थी, 3 महीने के आसपास की। जब मैं इंडिया आई तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कन्विंस किया कि ऐसे समय में माँ या सास का साथ में रहना बहुत जरूरी है। और मैं चूंकि मेरी माँ की डेथ बहुत अर्ली एज में हो गई थी, तो मैं कन्विंस हो गई फटाफट, और मैं उनके साथ ही रह गई। और वो तेल वेल जो मालिश होता है टिपिकल इंडिया में, ऑयल वॉयल सब लगाना, ये छोटा था तो दूध पिलाना। अच्छा, बुजुर्गों का एक अलग ही आइडिया होता है कि बच्चा ऐसे कर रहा है तो इसको दूध दे, बच्चा ये कर रहा है तो ये करना चाह रहा है, सोना चाह रहा है। तो ज्यादातर सासू माँ ही फिक्र कर रही थी, और वो इसी बीच 2.5 महीने का हो जब मैं उसको लेकर चली गई। अब समस्याएं शुरू हुई जब मैं उसको 2.5 महीने का था तो लेकर गई, तो मेरी प्रॉब्लम शुरू हुई कि मुझे उसको कितना खाना देना है, कितनी बारी दूध देना है, कितना फीड कराना है, मुझे कुछ पता नहीं। तो सबसे पहले तो वो ऑयल मसाज से सासू माँ ने रटा के भेजा था कि 4 बार तो दिन में ऑयल मसाज करना। और वो बचपन से ही हद नौटी था, हद शरारती। तो जैसे ही मैं ऑयल में बैठती तो टिपिकली मुझे लगता है, अब मुझे समझ आ गई है कि सभी बच्चे पैर फेंकते हैं, वो भी पैर फेंक किक करता था दोनों पैरों से। तो मुझे लगता था कि ये करवाना नहीं चाहता था। हस्बैंड के लिए बहुत कन्विंसिंग था, वो हमेशा बाहर ही रहा है, वो हाफ यूरोपियन है दिमाग से भी, उसको किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलता है क्या जरूरत है इतना मालिश करने का, इतना टेंशन लेने का, बाहर के जो बच्चे हैं किसी की मालिश थोड़ी होती है, फिर भी तो सारे चल फिर रहे हैं, तो क्या जरूरत है करने की। अब मुझे क्या चाहिए, 2 आंखें, मैं फट से कन्विंस हो गई और मैंने मालिश बंद कर दी उसकी। लकीली वो 9वें महीने में ही चलना शुरू कर दिया था। दूसरी समस्या ये आई कि मैं उसको रात में खाना नहीं देती। जैसे हम बड़े रात में डिनर कर लिए, हम रात में सो जाते हैं, फिर सुबह ब्रश करते हैं, नहाते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, वैसे ही मैं उसको रात में डिनर दूध पिलाया और सुला देती थी। मैंने समझा कि अब हो गया है। रात में वो उठ जाता था, मुझे परेशान करता था, मैं बहुत चिढ़ती थी, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था, मुझे लगता था कि क्या मुसीबत मैंने मोल ले लिया है, बच्चा पैदा कर तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। ये क्रम ना बहुत दिन तक चलता रहा। थी वो फ्रेंच थी, तो मैं अपनी समस्या लेकर किसी काम से गई, इसको लेकर टीका वगैरह के लिए। तो मैंने उसको बोला कि रात में ठीक से सोता नहीं है, तो उसने फूड चार्ट मांगा मुझसे कि फूड में क्या देती हो, क्या करती हो। अच्छा, विदेश में 6 महीने के बाद अनाज वनाज देना सब शुरू कर देते हैं, चिकन विकन एग सब देना शुरू कर। मैंने बताया कि लास्ट जो है, तो उसने बोला है कि लास्ट फूड कब देती हो। जब मैंने बताया तो मेरे हस्बैंड को उसने बोला टेल योर वाइफ टू गेट आउट फ्रॉम माय केबिन, कि अपनी वाइफ को बोलो मेरे केबिन से बाहर निकले और दोबारा नहीं कि ये औरत मेरे कमरे में। हाँ,
और वाकई उसने मुझे दोबारा घुसने नहीं दिया अपने केबिन में। मैंने बोला इसको किसने बोला था माँ बनने के लिए, किसने इसको बोला था बच्चा प्लान करने के लिए, किसने बोला था? तो हस्बैंड ने बताया कि इसकी थी। फिर उसने मेरे हस्बैंड को सब कुछ एक्सप्लेन किया कि कितने घंटे पे फूड देना है, क्या करना है। बोला उससे तो बात ही नहीं करना है। और सच में मैं फिर कभी उसके केबिन में नहीं गई। शहर बदल गया, डॉक्टर बदल गई, लेकिन मैं दोबारा डर से उसके केबिन में नहीं गई। तो मैं इतनी अनाड़ी माँ रही कि मुझे ये नहीं पता था कि बच्चे को रात भर फीड कराना पड़ता है। वो बच्चे दूध पी के सुसु कर देते हैं और सब निकल जाता है, तो बच्चे को वापस फीड कराना पड़ता है। तो मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं। और कई सारी छोटी छोटी गलतियां। एक बार तो मैंने इसको डिवॉर्मिंग की दवा फटाफट दे दी, अभी दिया फिर दे दी, तो इसने खाना पीना सब बंद कर दिया। फिर वही के एक डॉक्टर ने बोला इसको चाय वगैरह पिला। चाय का मतलब वो हमारे यहाँ दूध वाली नहीं, बहुत सारी जो हाँ फ्रेगनेंस वाली जो आती है, एरोमेटिक जो चाय वगैरह होती है वो बनाओ। तो फिर वॉर्म्स होंगे, दही वाले जो डब्बे पैक फॉरेन में बहुत तरह के आता है, डब्बा बंद दही वही आता है फ्लेवर वाला, वो सब पिलाओ। तो 3 दिन बाद ठीक हुआ। एक बार तो मैंने एंटीबायोटिक उसको ऐसे ही दे दिया, थोड़ा सा पानी मिक्स करके, उसके पूरे मुंह आ गया। अभी भी मुझे उन चीजों का बहुत ही रिग्रेट होता है कि इनिशियली आई वाज नॉट अ गुड मदर। तो मुझे कुछ नहीं पता था कि हाउ टू हैंडल अ स्मॉल चाइल्ड, हाउ टू हैंडल अ किड, जो इन्फेंट बेबी। तो काफी बड़े होने के बाद मैंने खूब पढ़ा, उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया कि हाउ टू हैंडल चाइल्ड। तो पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया, लोगों से पूछना शुरू किया, और अब मुझे लगता है कि ये शाम खुद में बल्कि मतलब कहते हैं ना कि माँ का भी जन्म होता है बच्चे के साथ साथ। और अब तो हाँ, यहाँ तो मैं यहाँ तो दिल्ली में मैं देखती हूँ कि डॉक्टर्स डांटते हैं कि आप माँ हैं कि वो दादी माँ है, ये आपको संभालना है, आपको करना है। बड़ा डांट पड़ती है। जो नई मदर होती है उनको डांट पड़ती है, अगर वो हेल्प लेते हैं ना तो उल्टा डांटते हैं। उस समय व्हाट्सएप आप नहीं होता सीखिए, था, समझिए। तो ये तो आप फोन कॉल होता था। सासू माँ फोन पे पूछती थी मालिश करती हो ना, उसमें तो व्हाट्सएप नहीं होता था। मैं बोलती थी हाँ 4 बार ही कर दिया, अभी अभी किया है, अभी किया है। झूठ बोलती थी, रोज उनको कॉल करना पड़ता था। तो व्हाट्सएप था नहीं, उसमें वीडियो कॉल तो होता नहीं था। हाँ हाँ कर लिया है, 4 बार ही कर लिया। सासू माँ आश्वस्त हो जाती थी। सासू माँ कहती थी कि चिकन मत खाना, ये ग्रीन चिलीज मत खाना, तीखा मत खाना, क्योंकि बच्चा फीड करता है तो उसको लूज मोशन होएगा। लेकिन मैं सासू माँ की बातें उधर से निकाल देती थी, दूसरे कान से आराम से तीखा खा लेती थी। फिर पता चला कि इसके लूज मोशन होने लगे, उसको एसिडिटी होने लगी। मुझे लगता था सासू माँ वैसे ही बोल रही है, मुझे डरा रही है। फिर मुझे लगा कि नहीं, वो तो ठीक बोल रही है। तो मैंने शुरू के 1-2 साल अपने बच्चे की परवरिश में इतनी गलतियां करी है, इतनी गलतियां करी है, कि उसके बाद मैं खुद से सीख कर मुझे लगता है कि मैं सीख गई हूँ। उसके बाद मैंने उसकी वजह से बहुत सारी चीजें सीखी। जब वो आईबी स्कूल जाता है तो आईबी स्कूल में स्विमिंग इज द क्लास, एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है। यू हैव तो मेरा बच्चा मेरे पे गया है, उसको मुझे पानी से बहुत डर लगता है। तो उसको पानी से डर लगता है, जैसे ही उसके पैर डालती मैं वो चिल्लाने लगता। तो उसके लिए अपनी पानी के डर को भगाकर मैंने स्विमिंग सीखा। मैं उसको लेके गोद पे लेके उतरना मैंने शुरू किया। तो फिर अभी वो छोटा है, अभी स्विमिंग सीख गया। तो बहुत अच्छा, सारी चीजें मेरे साथ एक आज ये प्रॉब्लम रही है कि लाइट नहीं आ रही है यहाँ पे, तो इसीलिए कनेक्ट भी देर से हुए, तो मुझे क्वेश्चन दिखाई नहीं पड़ रहे। मैंने लैपटॉप तो खोला हुआ है, अगर आप लोगों को दिख रहा हो, किसी ने क्वेश्चन पूछा हो तो नहीं तो फिर मुझे एक भी सवाल नहीं दिख रहे हैं, पता नहीं किस तरह की सेटिंग है ये, एक भी सवाल नहीं दिख रहा है। नहीं, लैपटॉप में दिख रहे, लेकिन लैपटॉप जो है वो मुझे दिख नहीं रहा है। तो मेरा फर्स्ट क्योंकि लाइट नहीं है तो कोई मेरा बात नहीं। फर्स्ट एक्सपीरियंस है जूम के साथ। आपके सवाल अच्छे हैं, अच्छे सवाल हैं, तो अच्छा, कंटिन्यू कर एक सकते हैं। सवाल चलते चलते और पूछेंगे कि जो उनकी तो बात हो गई, लेकिन इसके अलावा भी हर बच्चा अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करता है। तो ये बताइए सुषमा जी कि मान लीजिए कि कोई बच्चा उतना अच्छा नहीं कर पाता, हम ये मान के चलते हैं कि टीचर्स बड़े अच्छे हैं, हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग में देखते हैं, इसकी ठुकाई करिए, इसको समझा दीजिए, ऐसे भी पेरेंट्स आकर के बोलते हैं। और एक बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उसके लिए भी खराब है। और एक बच्चा अच्छा कर रहा है, लेकिन टीचर्स कई बार बहुत सारे ताने मारते हैं, तुम स्कूल नहीं आओगे, तुम्हें क्या जरूरत है पढ़ने की, तुम तो बैठो, तुम्हारे तो पिताजी इतना कमाते हैं। ये बहुत नेगेटिव रिमार्क्स टीचर्स बोलते हैं। और एक बार मैंने इस पे आर्टिकल भी लिखा था, क्या टीचर्स को पेरेंट्स चाइल्ड साइकोलॉजी की समझ है?
क्योंकि मैंने देखा है कि वो और वो छोटे से बच्चे के दिमाग में ऐसी बात आ जाती है कि वो मतलब कभी निकाले नहीं निकलती है। अभी मतलब एक फ्रेंड से ही बात हो रही थी, तो वो चित्रकला के बारे में कह रही थी कि एक बार बचपन में उन्होंने चित्र बनाए, तो टीचर ने कह दिया तुम्हारा भाई बनाता है, तुम्हें तो कुछ भी समझ नहीं। कहती मुझे आज तक मैंने कभी चित्र की तरफ देखा ही नहीं। तो सोचिए जो हम लोग के हैं या हमसे थोड़ा कम एज की हैं, उनके दिमाग में भी इतना आ गया। और आज तो जब प्रेशर का जमाना है और टीचर्स इस तरह की बात कह देते हैं, बच्चे को भी नहीं मतलब उतना उसके मन में गहरे उतर जाता है। पेरेंट्स सोचते हैं हाँ इसकी रुचि नहीं होगी, लेकिन वो रुचि हो सकती है, वो उस चीज में बहुत अच्छा कर सकता, हो सकता है उसमें बेस्ट कर ले, लेकिन उसको पहले ही जैसे कहते हैं ना जड़ में मट्ठा डाल देना। तो इस स्थिति में माँ क्या करे कि अगर दो बच्चे चीजें को होती है गंगा जी, इसमें दो चीजें होती है। मैं आइडियलिस्टिक होने के बहुत खिलाफ हूँ। बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक बातें मुझे समझ नहीं आती, ना मैं अपने बच्चों को बहुत आइडियलिज्म फॉलो करने की बात करती हूँ। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के इसमें खासकर एक बहुत चीजों का क्रेज है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बहुत प्रेशर रहता है। पहले ये चीजें 11th से शुरू करते थे स्कूल वाले, आजकल 5वीं से ही IIT की तैयारियां करानी शुरू कर देते हैं, पता नहीं किस बेसिस पे। अच्छा, आर्यभट्ट हो रहे हैं, रामानुज हो रहा है। मेरे बेटे ने 5th में आर्यभट्ट दिया, 8th में आर्यभट्ट दिया। स्कूल के प्रेशर इतने ज्यादा उस पर बढ़ गए कि प्रिंसिपल का फोन घर आने लग गया कि प्रियम तुमने उसमें एनरोल नहीं किया, इसने किया। अच्छा, अब जो मैथ्स के टीचर, मैं आपको रियल इंसिडेंट एक सुना रही हूँ। 10th में उसके टीचर थे, उनको अपने से मतलब था क्योंकि वो उस साल उस स्कूल में लास्ट ईयर थे, उसके बाद वो एलन अकेडमी ज्वाइन कर रहे थे और उनको था कि मुझे हर हाल में इस साल ट्रॉफी लेके आनी है स्कूल के लिए। उसको अपने ग्रेड बढ़ाना था कि अब उनके पास 10 बच्चों की टीम है जिसमें से एक मेरा बच्चा है। लगातार आप उस बच्चे पे इतना प्रेशर डाल रहे हो कि वो घर में खाना पीना सोना सब कुछ भूल गया। नेगेटिव मोटिवेशन के नाम पे आप उसको क्लास में बार बार जलील करते हो। तेरे बस की कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकेगा, तूने मतलब गाली देके कि साले तुम ये लड़के तुमने कुछ नहीं करना, तूने उसमें मॉक टेस्ट में ये कर दिया, पूरी क्लास में उसको जलील करना। 8th से लेके 10th तक उसकी प्रिपरेशन ये 1 से 1.5 साल कराते हैं। बहुत हाई प्रेस्टिजियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है वो, तकरीबन 100 स्कूल से ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसने उसके लिए इतना उसको प्रेशराइज कर दिया कि वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। एक दिन उसने मुझसे कहा, मम्मी इतना इंसल्ट करते हैं कि मेरे को लगता है कि मैं खुद को कुछ कर लूंगा। लुक एट द वर्ड, मेरा बच्चा कह रहा है कि मैं खुद को किसी दिन कुछ कर लूंगा। मैं इतना ज्यादा प्रेशर में इंसल्टिंग उसमें आ गया। मेरे पति थोड़े सा रियलिस्टिक बात करते हैं। मैंने उनसे कहा कि अपने पे प्रेशर लेने की बजाय तुम उनको क्यों नहीं दे रहे हो? तो कह रहा, मम्मी मतलब। मैंने कहा, अगर मैं तुमसे कहूंगी तुम उससे अलग से जाके बात करो तो जितने भी घाव लगे ना, ये जिंदगी भर के लिए लगे रह जाएंगे। जितनी बेइज्जती हुई है, डू वन थिंग, वो इंसान रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। जो 1-1.5 साल से तुम मुझे इतना लेट बता रहे हो, हालांकि वो मुझे थोड़ा बहुत बताता रहता था, पर इतना ज्यादा वो अब्यूज करते हैं और इतना गंदा नेगेटिव बोलते हैं, ये नहीं बताया था। मैंने कहा अब तुम नेक्स्ट डे, मैं बैठी हूँ तुम्हारे पीछे, अब तुम अब करना। जैसे ही वो तुमको गंदा या खराब बोलना शुरू करते हैं, खड़े होके बकायदा जो तुम्हारे मन में आए, जो अब मुझे अपनी परवरिश पे भरोसा था कि अब्यूज नहीं करेगा, गलत कुछ भी नहीं बोलेगा, पर ये जो 1.5-2 साल से उन्होंने उसके अंदर भर दिया है, ये निकलना बहुत जरूरी है। मैंने उसको स्ट्रेट अवे बोला कि आप अब क्लास में जाओ, आपको जब भी सर कुछ ऐसा बोलते हैं आप खड़े हो और कन्फ्रंट करो कि आप मुझे इस तरह की बात नहीं बोलोगे, आप इस तरह की लैंग्वेज नहीं बोलोगे। क्योंकि मैं कहने को तो मैं भी जाके बात कर सकती हूँ टीचर से, कहने को तुम भी अलग से बात कर सकते हो, पर इसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये होगा कि ये जो घाव लगे हैं ये हमेशा के लिए रह जाएंगे अगर तुम अपने मन से अभी ये प्रॉब्लम नहीं निकालोगे। वही हुआ, क्लास हुई, उन्होंने इसे क्लास के सामने, तू साला किसी काम का नहीं है, तू कुछ भी मत करियो, तू पूरी टीम डुबो दियो ऐसा। क्योंकि पिछले कुछ एग्जाम्स में प्रेशर में आने की वजह से इसका परफॉर्मेंस और गिर रहा था, बिल्कुल गिर रहा था। इसने क्लास में खड़ा हुआ और जो उनके ऊपर बोलना शुरू किया, जो इसने चिल्लाना, वो तो बहुत चक्के रह गए कि जिस लड़के के मुंह में जबान की वो इतना उल्टा सीधा बोल रहा है। मैंने इसको पूरा समझाया कि भेजा कि जो तेरे मन में आए कह रही हो, मैं बैठी हूँ, पापा नहीं सपोर्ट करेंगे, मैं अपने आप संभाल लूंगी सारी चीजें। इसने यहाँ तक कह दिया, कुछ नहीं करूंगा ना, अपने लायक रोटी कमा लूंगा, इतने सारे वो करके। आप भी टीचर हो ना, कोई ये तो है नहीं कि बैरक मामा हो गए हो आप कहीं पे जाके। वो उसने मतलब वो बच्चे से बहस करी, प्रिंसिपल ने भी। अच्छा, अब आप देखो, फिर ये बात प्रिंसिपल से गई, प्रिंसिपल ने फिर क्वेश्चन को भी किया। अगर पीएम जैसा बच्चा जवाब दे रहा है तो सर आपने कुछ तो किया है, क्योंकि आपने कोई कंप्लेंट नहीं है। रेपुटेशन बहुत मायने रखती है। मेरे पास नहीं आई, वहीं उसके प्रिंसिपल ने बुला लिया, बहुत हंगामा हुआ स्कूल में।
दोस्त कहने लगे अरे पार्टी देंगे, इसको किसी ने सबक सिखाया, ये वो। मैंने प्रियम को शट अप, ये बस इससे हट जाना, इस तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया, पर तुमने उस टीचर को रियलाइज कराया कि ये बात सही नहीं है, वहीं पे रोको। ये जो टीचर्स नेगेटिव बोलते हैं ना, बच्चों को हमको सिखाना पड़ेगा कि उनके खिलाफ बोलो। ये आइडियलिज्म लेके घर मत आओ कि टीचर हर वक्त सही होता है। नहीं, जब हर वक्त हम ही सही नहीं है तो वो कैसे सही हो सकता है? माँ बाप से भी गलतियां होती हैं। प्रियम के साथ जैसे प्रियंका बता रही है, मैंने अपने बेटे को प्रियम के साथ बहुत सारी गलतियां किया। फर्स्ट बच्चे एक्सपीरियंस ही नहीं होता, तो मैं उससे बहुत बार सॉरी बोलती हूँ कि बेटा आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे भी तूने ही माँ बनाया ना, मैं कहीं से सीख के तो नहीं आई, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, एक्सपेरिमेंट काइंड हो गया, तो आई एम रियली सॉरी, मुझे पता कि तेरे साथ गलती कर दी मैंने उस चीज के लिए। तो मुझको लगा बोलता है। सेकंड चाइल्ड में हम फिर भी बहुत हद तक समझ चुके होते हैं। पहली बात तो हमको उसको ये भी सिखाना है कि नेगेटिव मोटिवेशन नहीं लेना, वहीं पे बोल दो कि सर बहुत हो गया, इससे उसका कॉन्फिडेंस रहेगा। दूसरी बात जो आपने कही कंपैरिजन की, अब मेरी बेटी है, अब आप मेरी बेटी का माइंडसेट देखिए, भाई ब्रिलियंट है, फादर बहुत ब्रिलियंट है, मुझे भी वो देखती है, तो अगली बहुत बार कहती है कि मैं ही ऐसी रहेगी, मेरे बस का नहीं है, मैं ये मैथ्स नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती। कई बार वो फूट के रोने लगती है, फिर मुझे उसको समझाने पड़ता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देने लगते हैं कि देख ये इतने बड़े इंसान है, 10th में 8th में तो मैथ्स में फेल हो गए थे। हर चीज हर किसी को करनी जरूरी नहीं है ना, कोई जरूरी नहीं, तुम किसी क्रिएटिव फील्ड की तरफ ट्राई करो, वो बहुत अच्छी है ड्राइंग में। तो धीरे धीरे ये समझाने लगती हूँ कि तुमको कोई साइंटिस्ट और डॉक्टर नहीं बनना है यार, तुम आर्टिस्ट बनो, तुम हटो इस चीज से, तुम क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? और हो सकता है कल को भैया बेचारा इतने सब कुछ करके किसी की नौकरी में लाख रुपए की तनख्वाह ले रहा हो, तेरी एक एक पेंटिंग 1 लाख की बिक रही हो। तो उसको ये चीजें बताने की कोशिश करती हूँ कि स्टडी इज नॉट एवरीथिंग। अकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको एक एड ऑन तो करती है, पर कुछ भी सिखाती नहीं है ऐसा जो आपकी पर्सनैलिटी में ग्रूमिंग में काम करे। वो सिर्फ एक लेबल की आपकी ग्रूमिंग और अलग सी चीजों से होती है। तो आप दूसरों को देख के ये मत सोचो कि ये इस चीज में अच्छा है और मैं इस चीज में अच्छी नहीं हूँ। मैं तेरे लेवल की ड्राइंग आज भी नहीं कर सकती हूँ जो तू इस उम्र में कर लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। हमको अपने बच्चों की स्ट्रेंथ पहचान के उनको फ्रंट फुट पे खेलना सिखाना पड़ता है कि दिस इज योर स्ट्रेंथ, कि यहाँ फ्रंट फुट में आओ, उस कंपटीशन में मत पड़ो तो तुम्हारे लिए बना ही नहीं। नंबर नहीं आ रहे कोई नहीं, तुम उसको अच्छा। अब मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ तुम्हें किसी आर्ट स्कूल में जाना है, अगर तुम्हें दिल्ली के सबसे बड़े आर्ट स्कूल में जाना है, तुमको एंट्रेंस देना है, तुमको बेसिकली अपनी परसेंटेज 75-80% मेंटेन करनी है, तुम 90 के लिए मेहनत कर ही क्यों रही है? परेशान कर रही हो खुद को। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल आया है आचार्य सिंह जी की तरफ से, अभी मुझे सवाल दिखने शुरू हो गए। तो वो सवाल ये है कि आजकल के बच्चे विवाह से भाग क्यों रहे हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो नई जनरेशन के, हम लोगों को कहना पड़ता है कि भाई अब शादी कर लो, हम लोगों का भी काम खत्म हो, प्रेशर खत्म हो, लेकिन बच्चे विवाह नहीं करना चाह रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? कमिटमेंट और एडजस्टमेंट दोनों चीजें, कमिटमेंट और एडजस्टमेंट दोनों चीजें आपको खुद को देना पड़ता है, दोनों चीजों में, एडजस्टमेंट करने के लिए और किसी से कमिट करने के लिए। अब जो एनवायरनमेंट है, हर चीज आपको पहले इजिली इतना सेक्स अवेलेबल नहीं था, इतनी तेजी से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चेंज नहीं हो रहे थे, और इतनी लिबर्टी नहीं थी। आज की एज में बिना शादी के टैक्स लगे सब कुछ अवेलेबल है, तो बच्चों को लगता है कि हम इस कमिटमेंट में और एडजस्टमेंट में क्यों फंसे। होता क्या है, फिर 30-35 साल की उम्र तक वो इसी तरीके से जिंदगियां बिता लेते हैं, फिर उसके बाद अक्सर अवसाद में चले जाते हैं, अकेलापन लगता है। तो पेरेंट्स ये बात जानते हैं कि अभी तो सब कुछ अच्छा है, यंग टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक पॉइंट के बाद अकेलापन आने वाला है, इसलिए वो अपने बच्चों को बार बार ये रैगिंग करते हैं कि भैया शादी कर लो, सेटल हो जाओ। उनका अपना कोई उसमें कोई पॉइंट नहीं होता है कि अपना कोई गेन हो। वो ये नहीं चाहते कि एक पॉइंट के बाद बच्चा उदास या जब कोई अकेला आए तो घर में कोई हो ही ना। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि बहुत से अवसाद, टेंशन ऐसी होती है, घर में घुसते ही बच्चा हेलो पापा हेलो मम्मा करता है, आप भूल जाते हैं वो इतना। अब हम इस स्टेज से गुजरे हैं तो हम जानते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज होने वाली है, पर बच्चा नहीं समझता। वो ये सोचता है कि मेरे को कमिट करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी, तो मैं ये क्यों करूं। अब माँ बाप को भी वो देखते हैं कि बहुत सारी चीजों के लिए मम्मी को, पापा को, परिवार वालों से हर घर में प्रॉब्लम्स होती हैं, परिवार भी छोटे मोटे राजनीति के अखाड़े बन चुके हैं। तो वो जब ये सब देखते हैं तो वो सोचते हैं कि हम क्यों किसी को आंसरेबल होंगे, मम्मी को दादी को जवाब देना है, बुआ को देना है, या नानी को देना है, या पापा को उनको देना है, तो हम किसी को आंसरेबल नहीं होना चाहते। तो वो ये कीमत नहीं देना चाहते, वो इसलिए इससे भागते हैं, कारण यही है इससे।
प्रियंका मुस्कुरा रही है। हाँ, मैं आज सुन रही इंटरनेट थी, मैं एग्री भी हो रही थी कि बिल्कुल ठीक कहा सुषमा ने से कि जब सब कुछ अवेलेबल है तो शादी क्यों करनी है, शादी क्यों क्यों करनी? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, क्यों कमिटमेंट देना है जब सब कुछ अब तो अवेलेबल ये है। रोने पहले लगे, अगर आप उन्हें बच्चों का तर्क दोगे तो वो कहते हैं पॉइंट के बाद अडॉप्ट कर लेंगे ना, सुष्मिता सेन ने किया, करण जौहर ने किया, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी और बात पहले तो इतना सेक्सुअल फ्रीडम तो था नहीं, इतना तो था नहीं, महानगर में लड़कियां अकेली रहती नहीं थी, तो पहले लड़के झट से शादी के लिए, जैसे नौकरी लगना मतलब शादी करना, लड़के करियर बनाने के लिए भी बहुत जुझारू रूप से लगे रहते थे कि इसके बाद तो शादी, एक तरफ लड़की दूसरी तरफ नौकरी, दूसरी तरफ छोकरी वाला सीन था। अभी लड़कियों है कि लड़कियों की सिर्फ ग्रेजुएशन अवेलेबल कराई जाती थी कि शादी के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है। एग्जैक्टली। और लड़कियों के साथ भी ये बात है कि अभी तो लड़का मिल रहा है घुमाने के लिए, सब कुछ ठीक है, उतना खुल के नहीं बोलते हैं, सब कुछ अवेलेबल है, तो शादी क्यों करनी है, क्यों इतना कमिटमेंट करना है। मैंने पुणे में देखा है कि एक प्यारी सी लड़की थी, मुझसे कम से कम 5-6 साल तो जरूर छोटी होगी, वो 3 लड़कों के साथ रहती थी एक फ्लैट में, 3 लड़के के साथ। मैं जब भी उसको देखती थी मैं खाली हैरान होती थी कि कैसे हैंडल करती है, लेकिन हम कभी बात नहीं करते थे, मैं ऐसे, लेकिन सोचती थी मैं कि कैसे मैनेज करती है, कितने भरोसे से पेरेंट्स भेजते हैं बाहर, बहुत सारी चीजें होती है। खैर बिल्कुल मुझे ये बात मैं ऐड करूंगी, उन्होंने जरूर ये सवाल पूछा होगा कि अब हम अपने बच्चों को कैसे समझाएं कि शादी और परिवार जरूरी है ना। मुझे यहाँ तक लगता है कि जब शादी की उम्र आ गई है, आपको जो शादी की उम्र लगती है वो 100% लड़का या लड़की 25 साल से अबव ही होगा, उससे बड़ा ही होगा जब अगर आप उसकी शादी का सोच रहे हैं। तो अब आपको ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए कि आपका काम सिर्फ सजेस्ट करना है। अगर आप उसकी जबरदस्ती शादी करेंगे तो अगर वो शादी बाई चांस फेलियर में बदल गई तो वो पूरे टाइम आपको कोसेगा, और वो एडजस्टमेंट के लिए प्रिपेयर नहीं है ना, तो वो एडजस्टमेंट करेगा भी नहीं, और अगर वो एडजस्टमेंट नहीं करेगा तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो शादी 100% फेल हो जाएगी। इसलिए डोमिनेट करके शादी करवाने का कोई पॉइंट नहीं है। अगर उसको, अब क्या है, पहले शादी की एवरेज एज 25 साल होती थी, आजकल शादी की एवरेज एज पीछे चली गई है, वो 30 से 35 के बीच में आ गई है। तो आप, मुझे लगता है पेरेंट्स को पैनिक नहीं लेना चाहिए। अगर 30-35 साल के बच्चे को 30-35 साल का आदमी कहना चाहिए, बच्चा नहीं कहना चाहिए। 30-35 साल तक आदमी और उस लड़के या औरत को लगने लग जाता है कि नाउ आई एम फीलिंग लोनली, मुझे शादी कर लेनी चाहिए, तो वो शादी कर ले। और अगर वो 35 साल की उम्र तक उस चीज से 30 बना लेता है ना, तो उसको हमें अलाउ करना चाहिए, योके आप ऐसे ही रह लो, क्योंकि अगर आप एडजस्टमेंट के लिए अंदर से प्रिपेयर नहीं है ना, वरना भी कोई पॉइंट ही नहीं है फिर, अगर आपको ये महसूस ही नहीं होता, क्योंकि फिर अगर आप उसकी ऐसी की जबरदस्ती शादी कराओगे तो वो सेट नहीं होगा। मुझे लगता है काफी सार्थक परिचर्चा रही। अब घड़ी जो है काफी आगे बढ़ती जा रही है और बच्चों की समस्याएं इतनी ज्यादा हैं और पेरेंटिंग की इतनी अच्छी टिप्स मिली, और मुझे लगता है ये नई माओं के बहुत काम आएंगी और पुरानी माओं के भी काम आएंगी, क्योंकि इस परिचर्चा का रिजल्ट ये निकल के आया कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो है संवाद, और संवाद से बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाता है। और दूसरी चीज, अगर इंटरनेट है और उसके बहुत सारे फायदे हैं, तो जैसे कहा जा रहा है ना कि आजकल कोरोना के साथ ही जीना सीखना होगा, तो हमें ये सीखना होगा कि इसका मिसयूज कैसे ना हो, और हम अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा टाइम दें, ज्यादा से ज्यादा उसको प्रेम दें, जिससे कि वो हमारे साथ वो विश्वास का रिश्ता बन सके। आप दोनों ने अपना टाइम दिया और इतनी अच्छी चर्चा करी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और कभी हम फिर कभी मिलेंगे, कोई और चर्चा होगी। बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया, सभी को शुक्रिया, थैंक यू।